The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 148 में आपका स्वागत है। और 147 दिनों की तरह आज हम फिर एक बार एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, इन 147 दिनों की यात्रा में आपने जो हमें प्रेम दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज 148वें दिन हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं बागेश्वर उत्तराखंड से डाइट के शिक्षक और साहित्यकार डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी। कुंदन सिंह रावत जी का हम इस शो में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और सभी इस जी आपका स्वागत है। जुड़े हुए जितने भी हमारे जन हैं। जी मुझे लगता है सर थोड़ा आपको अपनी आवाज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आवाज थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा आपको अपना वॉल्यूम और पिच ऊपर रखना पड़ेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि कुछ हो सकता है आपके। खैर, हमारे साथ मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बोगड़ा सर, स्वागत है आपका। स्वागत। पौड़ी से हूँ साहब आजकल। हाँ, पौड़ी से आजकल तो आपका कभी पौड़ी कभी ऋषिकेश रहता है, तो इसलिए कभी कभी निकल जाता है जुबान से, फिसल जाती है जुबान। और आपका नेटवर्क भी फिसलता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि आप ऋषिकेश है कि पौड़ी है। दोनों जगह नेटवर्क एक सही है आपका। जैसे मैं आवारा हूँ, मेरा नेटवर्क भी आवारा है। हाँ जी, तो अभी हम थोड़ी देर में आपसे गाना सुनेंगे, आवारा हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ताकि हम दीवार के बजाय आपको देख सकें। अच्छा, ये अब ठीक है? हाँ, अब बेहतर है, पहले से आराम है सर। अच्छा जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं बोगड़ा सर, और रावत सर को भी मैं बताना चाहूंगा, हमारे सब दर्शक जानते हैं कि हम शो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा, यूनिक सा सवाल जो है हमें भेजते हैं आदरणीय गिरीशन जोशी जी दिल्ली से। और अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि वो खुद ये सवाल पूछें, लेकिन वो कई बार कई वजहों से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। आज भी थोड़ा लेट है, तो जब तक जोशी सर आए तब तक मैं सवाल पूछता हूँ। और इस सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक खूबसूरत सा सन गॉगल, जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपए है, वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उनको डाक से उनके घर भेजा जाता है। तो हम माय ऑप्टिकल्स के आभारी हैं इस खूबसूरत पुरस्कार के लिए। और मैं आज का सवाल जो है लाइव कर रहा हूँ आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब कोशिश करेंगे और उसका सही जवाब देके सबसे पहले इनाम जीतेंगे। तो आज का सवाल है, भारत के पक्षी पुरुष स्वर्गीय जनाब सलीम अली को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के चुनाव के लिए चयनित किया गया।
उन्होंने एक बहुत सुंदर चिड़िया का नाम प्रस्तावित किया। दुर्भाग्य से उनके द्वारा प्रस्तावित पक्षी को वर्तमान राष्ट्रीय पक्षी से केवल इसीलिए मात खानी पड़ी क्योंकि जनाब सलीम अली द्वारा प्रस्तावित नाम एक अभद्र उपनाम से मिलता जुलता सा लगा। क्या और कौन सा पक्षी प्रस्तावित किया गया था? ये बड़ा जोरदार सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं सबसे पहले बताऊंगा, इस पक्षी का नाम है चुगद। चुगद गाली भी देते हैं, उर्दू का वो नाम है, और ये बड़ा खूबसूरत पक्षी है। तो जी, अगर तो ये आप सर आप इसको लिख के भेजिए, लिख के भेजिए मैं अभी लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे लैपटॉप पे, इसमें अभी मेरे को लिखना नहीं आएगा। आप मेरी तरफ से लिख दीजिए क्योंकि और लॉक कर दीजिए, चश्मा मिल जाएगा मेरे को शायद आज। चलिए मैं आपकी ओर से इसको जो है फेसबुक पर कमेंट कर देता हूँ। प्रस्तावित नाम एक तो आपने क्या नाम बताया बगुड़ा? ये चुगद। चुगद, हाँ। अच्छा, चलिए आप जो है आज खुद ही शामिल हो गए इस दौड़ में, तो मैं आपकी ओर से, असल में मेरा चश्मा टूट गया है काला, तो मेरे को लगा कि अगर चश्मा मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा तो इस सवाल को हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि भारत के पक्षी पुरुष स्वर्गीय जनाब सलीम अली को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के चुनाव के लिए चयनित किया गया। उन्होंने एक बहुत सुंदर चिड़िया का नाम प्रस्तावित किया। दुर्भाग्य से उनके द्वारा प्रस्तावित पक्षी को वर्तमान राष्ट्रीय पक्षी से केवल इसीलिए मात खानी पड़ी क्योंकि जनाब सलीम अली द्वारा प्रस्तावित नाम एक अभद्र उपनाम से मिलता जुलता सा लगा। क्या कौन सा पक्षी प्रस्तावित किया गया था, ये सवाल आज का है और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका सही जवाब देंगे और पुरस्कार जीतेंगे। हालांकि बहुगुणा जी ने भी इसका जवाब दिया है, तो अब हम फिर से आज के हमारे जो मेहमान हैं उनकी ओर लौटते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी धन्यवाद भट्ट जी, और सभी को नमस्कार और अभिवादन। जी सर, तो हमें आपके बारे में जो सूचना मिली कि आप बहुत अच्छा बाल साहित्य लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, कविताएं कहानियां लिखते हैं, और भी बहुत सारी आपने पत्रिकाओं का संपादन किया है। और आप चूंकि डाइट में बैठे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती रही होगी कि आप इन सब कामों में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। तो लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन, आपका जो भी संघर्ष रहा होगा शिक्षक बनने तक का, क्योंकि आज के दौर में सरकार में शिक्षक बनना भी आसान काम नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और भट्ट जी जिस बेहतरीन इस शो को संचालित कर रहे हैं, और आज 148वां जो आपका एपिसोड है, इसमें सौभाग्य मुझे भी मिला आपके सौजन्य से। और हमारे इसमें दिल्ली से जोशी जी और हेमंत बिष्ट जी, बहुगुणा जी, आप सब लोग के सहयोग से एक बेहतरीन शो शुरू हो रहा है। तो सर आपने सही कहा कि आज के दौर में शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा समय तक पढ़ाई करनी पड़ रही है तो शिक्षक बनने के लिए कर रही है, क्योंकि बाकी की पढ़ाइयाँ 10+2 के बाद शुरू हो जा रही हैं, रोजगार मिल जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए जब तक लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर मिल जाता है तब तक शिक्षक पढ़ाई करते रह रहा है। तो और पढ़े बड़ा लंबा समय मिल रहा है, और कई एग्जाम उसके बाद शुरू कर दिए हैं, और इतना ज़्यादा फासला हमारी शिक्षण पद्धति में आ गया है कि वो पढ़ते जाता है और शिक्षक बनने की बारी कब आती है तब तक फिर प्रश्न आते हैं कि वो किस तरह से शिक्षक बनता है और कितने अनुभव अपने जीवन में लेता है। बहरहाल आपने पूछा कि पढ़ाई और संघर्ष की बात है, कि संघर्ष तो जीवन में चलता रहना है। और अगर सच पूछे तो बचपन में पढ़ाई के नाम पर कोई संघर्ष नहीं था आज की पढ़ाई के हिसाब से। तो हम तो आनंद के साथ पढ़ते हैं, जिसको आज हम तमाम मशीनीकरण से आनंददायी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तमाम आर्टिफिशियल इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लर्निंग विद फन, लर्निंग विद जॉय की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा बचपन इतना जॉयफुल था, इतना आनंद वाला था कि
हमको पता ही नहीं चलता था कि कब पढ़ना लिखना सीख गए हैं, कब पढ़ाई सीख गई है। सही और सही कह रहे हैं। तो वो आनंद था। और आज जब हम देखते हैं तो उस कितना ज़्यादा आनंद की खोज के लिए कितना हमको करना पड़ रहा है और कितने उपाय करने पड़ते हैं, कितने नवाचार उस आनंद को लाने के लिए कर रहे हैं जो संभव नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति प्रदत्त आनंद है वो बचपन में है। और हम बचपन एक तरह से आप उस तरह का बचपन रहा नहीं, अब तो बचपन भी आर्टिफिशियल है। तो मेरा भी बचपन एक साधारण से गांव है इसी जनपद बागेश्वर में। जो पहले अल्मोड़ा जनपद था तो बागेश्वर ब्लॉक में ही पड़ता है। एक धुराफाट एक क्षेत्र है हमारा, कापलीगढ़ तहसील के पास में। तो वहाँ पर बौड़ी रेखुली करके गांव है, तो उसी गांव में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। और उसके बाद फिर राजकीय इंटर कॉलेज बोहाला हमारे क्षेत्र में है, तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। उसके बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए अल्मोड़ा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अल्मोड़ा कैंपस में मैं गया और वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर बीएड किया। और जब मैंने बीएड किया बड़ा इत्तेफाक था कि उस समय मैं 19 साल की उम्र में मैंने बीएड कर लिया था। तो उसमें ये था कि हम उस समय 2 साल तक ऐसा नियम चला 95 में, सन 1995 में, कि जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अपियरिंग ईयर थे तो वो एग्जाम दे सकते थे, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते थे। तो मेरे साथ भी हुआ। और उन दिनों पढ़ने का भी शौक था और जनरल नॉलेज इन तमाम चीज़ों को का पढ़ने का शौक था। और तो उसमें क्या था कि मेरा बीएड का रिजल्ट पहले आ गया था एंट्रेंस एग्जाम, हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाद में आया। उसमें ये था कि क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन का वो दौर था सर, उसमें ये था कि काफ़ी परीक्षाएं लेट होती, एग्जाम लेट होते, तो सडनली बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। और बीएड का एंट्रेंस का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था। तो इस तरह से मुझे कुछ दिन, फिर 10-15 दिन के बाद रिजल्ट आया, तो एक तरह से प्रोविजनल बीएड में एडमिशन लिया। और उसके बाद तो फिर ये लाइन पकड़ी कि अब टीचिंग में जाना है। तो उसके बाद बीएड किया, फिर मैंने एमए किया, एमए हिंदी साहित्य से अल्मोड़ा कैंपस से ही। और उसके बाद उसी के साल लगते लगते जब एमए हुआ तो मैंने फिर पीएचडी ज्वाइन कर लिया सर। जी, ये तो मेरे पढ़ाई की यात्रा रही है। बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, जो आज कह रहे ना पढ़ाई में इतना संघर्ष करना पड़ा। तो एक साधारण से, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, शिक्षक परिवार थे, और घर में खेती पाती किसान का भी वातावरण था। और बहुत स्मूथली, हाँ, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इतने ज़्यादा आज की तरह आर्थिक संसाधन नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अभाव भी नहीं था। और एक साधारण सा एक मध्यवर्गीय ग्रामीण जीवन जो था उसके तहत शिक्षा प्राप्त कर ली थी। बहुत बढ़िया। वाह। तो फिर उसके बाद सर ये साहित्य की यात्रा कैसे, कहाँ से शुरू हुई? हाँ, साहित्य यात्रा सर मुझे खुद भी पता नहीं है सर, साहित्य यात्रा कैसे शुरू हुई। अब साहित्य यात्रा तो नहीं कहना चाहिए, एक तरह से एक शौक जैसा है। तो एक शौक जैसा था कि मैं मुझे याद है कि मैंने पहली कविता जब मैं 9th में पढ़ता था तब लिखी थी। अरे वाह, और बहुत बढ़िया। मैंने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक 15-16 पेज की एक कविता लिख दी थी। और उसके अलावा हमारे जो गांव है, उस गांव के से नीचे हमारी सरयू नदी बहती काफी नीचे में, वो जो और हमारा गांव काफी ऊंचाई पे है, बहुत खूबसूरत गांव है हिमालय के ठीक सामने। तो जो बरसात, वो जाड़ों के दिनों में जो कोहरा लगता है, घाटी में कोहरा लगता है और ऊपर बड़ी धूप आती है, तो नीचे घाटी वालों को, जैसे मैं आजकल बागेश्वर हूँ, तो हमको जाड़ों में पता नहीं चलता 12 बजे तक की बारिश आएगी या धूप आएगी, कोहरा बड़ा घना होता है। तो वो जो कोहरे की मोटी परत होती है वो गाँव के नीचे उसमें रहता था। वो तो हमारे गाँव, और उसके बाद पूरा कोहरा था तो उसमें हिमालय ही दिखता था। तो बहुत ही खूबसूरत और दृश्य होता था। उस पर भी मैंने कविता लिखी थी, काफी लंबी। और मैं उस संकोच होता था किसी को सुनाने में भी। हमारे गुरुजी एक हुआ करते थे, बड़े अच्छे कानपुर के रहने वाले थे, श्री प्रेमचंद अवस्थी जी, बहुत साहित्य प्रेमी थे, उनको मैंने सुनाया था।
तो उन्होंने कहा था कि पहले तो कहा कि ये तुमने लिखी है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ऐसी कविता ये तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं, तो इसको रखना। बाद में वो पता नहीं वो डायरी कॉपी कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं पाई। तब से मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। फिर धीरे धीरे जब इधर अल्मोड़ा में आए तो अल्मोड़ा का बहुत अच्छा सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण वहाँ का है। बहुत देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार अल्मोड़ा से निकले हैं। तो वहाँ भी जो हमारे कॉलेज का के कार्यक्रम होते थे, ऐसी कंपटीशन हुआ करते थे, गतिविधियाँ हुआ करती थी, तो उनमें भी कविताएं लिखने का शौक जैसा रहा। और हिंदी परिषद भी हुआ करती थी, तो उस हिंदी परिषद का उस समय का मुझे प्रभारी बना दिया था और एक अध्यक्ष होता था एमए के बच्चों में से। तो वो कई कार्यक्रम किए जिसमें रमेश चंद्र झा जी जो साहित्यकार थे उनके साथ कविताएं करने का अवसर मिला। और उस बीच में वहाँ पानी खोलिया साहित्यकार वो आते थे, और मनोहर जी एक बार अल्मोड़ा आए थे, शेखर जोशी आए, तो कई साहित्यकार वहाँ आते थे। तो उनसे मिलने का और फिर मैंने जब पीएचडी किया तो उस दौरान मुझे मेरे गुरुजी से रहे डॉक्टर प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी, जो अभी अल्मोड़ा कैंपस में हैं, और वहाँ पर प्रोफेसर पोखरिया जी हैं, बिष्ट जी हैं, मैडम दिया भट्ट जी हैं। तो उन लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया, और तो इस तरह से ये रुचि बढ़ती गई। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी भी शौकिया तौर पर लिखते रहता हूँ। कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप जाते हैं, ये आपका सानिध्य है। बहुत बढ़िया सर। तो आपकी जो पहली कविता थी सुभाष चंद्र बोस जी पर जो आपने लिखी थी, वो याद है आपको क्या? वो याद नहीं सर मुझे अभी। कुछ था, नगर नगर की छानी धूल ठोकर दिया करते थे कुछ सूल, इस तरह दो ये है, बाकी अब याद नहीं है सर। अच्छा, तो वो कहीं छपी भी थी क्या सर? नहीं, तब नहीं छपी थी सर। छपी कविताएं तो बाद में छपी, इधर कुछ संडे पोस्ट में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, और एक दिल्ली से पत्रिका निकलती थी, वो आजकल अब पता नहीं नहीं निकलती काफी समय से, उत्तरांचल पत्रिका करके निकलती थी। तो उसमें मेरी नियमित कविताएं छपती थी सर, हर प्रत्येक। और उसके अलावा अल्मोड़ा से कतूरी मानसरोवर करके एक पत्रिका निकालते थे हमारे बलवंत मनराल जी। जी जी उसमें भी थी, और कुछ अन्य जनवाणी, इस तरह से कुछ पत्रिका थी, उनमें भी छपा करती। जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच इस बीच बहुत सारे साथी लगातार सर आपका स्वागत कर रहे हैं, जुड़े हैं। उसमें गिरीश चंद्रा जी हैं रामनगर से, उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान सर हैं, और आर शिव प्रसाद सती जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं दिल्ली से, भावना भट्ट है श्रीनगर से, मोहन चौहान जी हैं, मंजुला पांडे जी हैं पिथौरागढ़ से, मनीषा टीकादार जी हैं कलकत्ता से, राकेश जुगरान सर हैं डाइट प्राचार्य देहरादून से, राकेश चांदना जी हैं दिल्ली से, रूपा बिष्ट जी हैं, गीता उप्रेती जी हैं बागेश्वर से, शिवांगी पाठक जी हैं, और प्रदेश कुमार जोशी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए कह रहे हैं कि आपने तो बहुगुणा जी का नाम ही बदल दिया सर। वो सर नाम मैंने नहीं बदला, बहुगुणा जी ने जवाब दिया था। कौन सा नाम बदला? पूरा एक साथ नहीं, मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैंने आपका नाम बदल दिया। ये स्क्रीन पर देखिए तो स्क्रीन पर जो मैंने आपका जवाब लिखा बता दीजिएगा। उत्तर भारत लखनऊ का आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ चुगत बोलना गाली मानी जाती है। उनका इशारा इस तरफ है, समझ गया। मैंने आपका नाम बदल दिया। तो मैंने नाम नहीं बदला सर, वो जवाब है बहुगुणा जी का, तो मैंने उसको लिख दिया क्योंकि उनका काम नहीं कर रहा है फेसबुक और जो भी वो ऐप है। तो कुंदन सर, पहली कविता जो छपी थी वो कहाँ छपी थी और क्या शीर्षक था, क्या कविता थी, थोड़ा बताइएगा सर। सर पहली कविता मेरी छपी थी संडे पोस्ट में, जहाँ तक मुझे याद है। उससे संडे पोस्ट करके साप्ताहिक एक पाक्षिक अखबार निकला करता था। तो उसमें निकली थी, तो वो तो सुना दूं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मैं इसको सुनाता हूँ। एक गजल की तरह की लाइन है, अब मैं गा के नहीं सुना पाता हूँ।
मैं इसको आपको सुनाता हूँ सर। जी जी ये है, ये मैंने लिखा था सर, इसको सुनिएगा। हम जिसने आदमी स्वागत। से इंसान बना दिए। हम आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। सर थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज कम है आपकी। हम जिसने आदमी से इंसान बना दिए, हमने वही खुदा जी और भगवान बना दिए। बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया, वाह जिसने बहुत आदमी से बहुत इंसान शानदार। बना दिए, हमने वही खुदा और भगवान बना दिए। एक माटी एक लहू से उपजे है सब। एक वाह माटी एक लहू से उपजे है सब, जाने किसने ये हिंदू मुसलमान बना दी। बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। एक माटी एक लहू से उपजे है सब, जाने किसने हिंदू मुसलमान बना दिए। गांव से हट जी। कर है चलन कुछ शहर का, अपने जितने थे सब मेहमान बना दिए। वाह, वाह गांव से हटकर है चलन कुछ शहर का, अपने जितने थे सब मेहमान बना दिए। वक्त ने किस कदर बदल दिए रिश्ते, वक्त ने किस कदर बदल दिए रिश्ते, घर जितने थे सब मकान बना दिए। वाह घर बहुत जितने बढ़िया, थे बहुत सब शानदार। मकान बना दिए। एक तिलस्म है दास्तां सियासत अपनी, जी एक तिलस्म है दास्तां सियासत अपनी, सातिर जितने जी, थे सब सुल्तान बना दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह तिलस्म है दास्तां सियासत अपनी, सातिर जितने थे सब सुल्तान बना दिए। और इसका अंतिम बंद है, मनहूस उस पल को कोई भूलेगा कैसे, मनहूस इस पल को कोई मनहूस भूलेगा उस पल को कोई भूलेगा कैसे, एक लकीर ने जब भारत पाकिस्तान बना दिया। बहुत शानदार, वाह बहुत शानदार। वाह वाह। मनहूस पल को कोई भूलेगा कैसे, एक लकीर ने जब भारत पाकिस्तान बना। बहुत शानदार। और इसी तरह से सर कुछ लिखता हूँ कभी कभी और कुछ बन जाता है। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आपने लिखा है सर, ये बहुत जबरदस्त कविता है और इसको किसी भी तरह से हम किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य से कम नहीं मान सकते। जो आपने लिखा है सर, बहुत कमाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय सर साहित्य तो सर अब इतनी खूबसूरत कविताएं सुनाएंगे सर तो हम तो रात भर सुनते रहेंगे आपको। नहीं सर, फिर बाकी लोग उठ के चले जाएंगे, फिर भोजन का टाइम हो जाएगा। नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे साथी लोग 2-2 घंटे तक रह जाते हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम पे। सर हमारे शो के दर्शक इतने सीमेंटेड हैं कि वो फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ है, वो टूटता नहीं है, कोई कितने जोर लगा ले। नहीं, फेविकॉल से ज्यादा भट्ट जी का जोड़ ज्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ। नहीं, ये आप लोगों का सर, आपके आप जैसे जो हमारे मेहमान आते हैं उनके व्यक्तित्व का खिंचाव है, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व है जो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, शिक्षकों को बांध के रखता है। वरना आईपीएल के इस दौर में, आज आईपीएल का सेमीफाइनल है लेकिन लोग हमारा शो देख रहे हैं, आईपीएल नहीं देख रहे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए जी। मैं भी यही सोच रहा था कि लोग आईपीएल के बजाय भट्ट जी ने कहा इसमें जोड़ रखा है, लेकिन इसमें देख रहा हूँ तो बहुत से लोग जुड़े हैं। और धन्यवाद आपका, इतने लोगों से मौका मिल रहा है जी। और पूरे देश से हमारे शो में लोग जुड़े रहते हैं सर, ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड से या 2-4 जिलों से, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से। तो ये आप जैसे विद्वान साथियों के व्यक्तित्व का आकर्षण है। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये सब आपकी महिमा है और आपका जो लगातार समर्पण इस चीज के लिए है वो मायने रखता है। आभार, आपका आभार सर। तो अब हम आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे जो आपने लिखी हो और आपको पसंद हो, तो हम भी सुनना चाहेंगे सर। जी सर, मैं एक असल में हमने एक सामूहिक एक संकलन निकाला था हम बागेश्वर में। हमने इधर एक प्रकटेश्वर सृजन मंच करके एक साहित्यिक संस्था बनाई है पिछले 4-5 साल पहले। तो हमने एक सामूहिक संकलन निकला जिसमें हमारे करीब लगभग 25 कवि की कविताएं, कवियों की उसमें संकलित हैं। तो उसी संकलन से मैं जुड़ी हुई अपनी 1-2 कविता आपके सम्मुख रखता हूँ। स्वागत है सर। एक बयान शीर्षक से कविता लिखी थी सर मैंने। बयान। जी। मुझसे एक बात न पूछो, हर वक्त मेरी जात न पूछो। वाह। मुझसे एक बात न पूछो, हर वक्त मेरी जात न पूछो। बहुत बार। एक दिन नई इबारत लिखेंगे, कब होगी ये रात न पूछो। बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। दिन नई इबारत लिखेंगे, कब होगी ये रात न पूछो। जुदा हो गई डगर तो क्या,
छूटेगा ये साथ न पूछो। बहुत जुदा बढ़िया। हो गई डगर तो क्या छूटेगा ये साथ न पूछो, साजिश पता लगा ली हमने, किसका था ये हाथ न पूछो। वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। साजिश पता लगा ली हमने, किसका था ये हाथ न पूछो, हाल उसका देखा न गया, हुई क्यों ये हालात न पूछो। हाल उसका देखा न गया, हुई क्यों ये हालात न पूछो, सिमट गई बातों में दुनिया, कब होगी मुलाकात न पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। वाह, कमाल है सर। सिमट गई, धन्यवाद सर। सिमट गई बातों में दुनिया, कब होगी मुलाकात न पूछो, शातिर सारे शरीफ बने हैं, सातिर सारे शरीफ बने हैं, फिर भूल गया हवालात न पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे शरीफ बने हैं, फिर कौन गया हवालात न पूछो, सनद नहीं बेगुनाही का साहेब, अब कोई सवालात न पूछो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सनद नहीं बेगुनाही का साहेब, अब कोई सवालात न पूछो, और हिमसागर तक भारत माता, कहाँ बंगाल गुजरात न पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कहाँ बंगाल गुजरात न पूछो, कल तक थे सब हमदम अपने, फिर किसने की खुराफात न पूछो। वाह अब थे सब हमदम अपने, फिर किसने की खुराफात न पूछो, और चांद और सूरज जुदा जुदा हैं, फिर क्यों बनते दिन रात न पूछो। क्या बात, चांद क्या और बात है। सूरज जुदा जुदा है, फिर क्यों बनते दिन रात न पूछो, और आखिरी है उस मालिक का रहमो करम सब, मुझसे मेरी औकात न पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत वाह शानदार, हम सब बहुत मुझसे मेरी शानदार। औकात न पूछो। तो ये कविता लिखी थी सर आप सबके सम्मुख, और आपने दाद दी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन सर, बेहतरीन। जी सर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, आप इतने इतने भोले, इतने मासूम से दिखते हैं, तो इतनी खतरनाक कविताएं कैसे लिखते हैं? हाँ सर, इसीलिए मैंने लिखा था ना कि ये किसने की खुराफात ने पूछो। असल में मैं व्यंग लिखता हूँ, अधिकतर राजनीतिक व्यंग हो जाते हैं, वो जब भी होता तो समसामयिक व्यंग आ जाते हैं, और फिर कई बार डर भी लगता है कि आज के माहौल में कि व्यंग लिख दिया और किसी को जी चुभ गया, तो फिर प्रश्न पूछना मना है, इसलिए भी कई बार फिर चुप भी होना पड़ता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ये हमारे प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं कि रावत जी को नमस्कार, और मेरी जानकारी के अनुसार कह रहे हैं रावत जी की वो कॉपी खो गई है कहीं, जिसमें वो लिखते थे। जी जी, प्रदीप जी को नमस्कार। कॉपी तो खोई गई है, लेकिन कुछ छुटपुट है अभी, आपके सम्मुख रखूंगा। जी, तो आपने जो व्यंग लिखे हैं सर, हम व्यंग भी सुनना चाहेंगे आपसे, किस तरह के व्यंग आपने लिखे हैं, वो भी हमें सुनाइएगा थोड़ा। जी कुछ मैं देखता हूँ कुछ। इस बीच हमारी एक दर्शक है मंजुला पांडे जी, हमारे शो में भी आई थी। वो कह रही हैं कि सरल और गंभीरता से अपनी साहित्यिक यात्रा का आरंभ किया है आपने, अच्छा लगा सुनकर। मंजुला पांडे खुद भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। जी जी, मैंने नाम और सुना है। भागीरथ प्रसाद जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं जय माता दी। और प्रदीप कुमार जोशी जी एक और बात बता रहे हैं आपके बारे में, पहले हम आपकी रचना सुनते हैं, उस पर फिर चर्चा करेंगे। जी ठीक सर। एक रचना लिखी थी सर एक बार, ये रचना एक अखबार में खबर आई थी सर एक दिन कि नेताजी को दांत दर्द की दवा नसीब नहीं हुई तो उन्होंने हंगामा किया। सर इसको थोड़ा सा मुंह पर, ये थोड़ा आवाज कम है तो बढ़ जाएगी आवाज। जी जी, एक एक अखबार में खबर छपी थी कि नेताजी को दांत दर्द की दवा नहीं मिली तो उन्होंने हंगामा कर दिया। तो अच्छा। ये अखबार, इसी अखबार की इसी हेडिंग से तो मुझे मिला कि हमको तो कभी दवा नहीं मिली, पहाड़ों में तो डॉक्टर नाम की चीज ही ढूंढने को नहीं मिलती है, अस्पताल ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो हम बहुत बढ़िया, बहुत तो हम हंगामा कैसे करेंगे। तो इस पर मैंने 2 लाइन लिखी थी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया था। जी स्वागत। सुनाता हूँ सर। तुम्हें एक दिन दर्द पर दवा नसीब नहीं हुई, हमने जिंदगी का नाम दर्द रखा है। वाह। तुम्हें एक दिन दर्द पर दवा नसीब नहीं हुई, हमने जिंदगी का नाम दर्द रखा है।
आसमां को घर बना लिया है हमने मुफलिसी में, सुना है साहेब की फाइलों में हमारा भी घर बना रखा है। क्या बात है, क्या बात है। आसमां को घर बना लिया है हमने मुफलिसी में, सुना है साहेब की फाइलों में हमारा भी घर बना रखा है। तुम मुझ जैसे ही मुफलिस हैं मेरी बस्ती के सारे लोग, मुझ जैसे वाह ही मुफलिस हैं मेरी बस्ती के सारे लोग। ऑफिसों में देखा तो पूरा शहर बना रखा वाह। है, ऑफिसों में देखा तो पूरा शहर बना रखा है। अपना रहनुमा इसी दुनिया में है ये मालूम न था, अपना वाह रहनुमा इसी दुनिया में है मालूम न था। अनजाने खुदा ने क्यों बेखबर बना रखा है। बहुत वाह। भूख लगी होगी शायद दौलत की उनको, बहुत भूख लगी होगी शायद दौलत की उनको। आपने खाने में खुद ही जहर बना रखा है। वाह और वाह। एक ही आशियाना है तेरा भी और मेरा भी साहब, एक वाह ही आशियाना है तेरा भी और मेरा भी साहब। इस खबर से तुझे बेखबर बना रखा है। और आखिरी लाइन है, उधर के नूर को इधर ले आओ मेरे साहब, क्योंकि हर आप लाइन की लाइन को समझ सकते हैं कि उधर के नूर को इधर ले आओ साहब, इधर मैं हूँ उधर न जाने क्या रखा है, इधर मैं हूँ उधर न जाने क्या रखा है। बहुत सुंदर। तो सर इसी तरह की कविताएं हैं और आपको अच्छी लगी ये मेरे लिए अच्छी बात। जी रावत जी, बहुत शानदार कविता आपने पढ़ी सर। मैं अब थोड़ा सा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है। थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं सर, और जी अब जी पद्य से गद्य की ओर आते हैं। तो आपने जी हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर की उपाधि ली, उसके बाद फिर आपने शोध कार्य किया जिसे हम अंग्रेजी में पीएचडी कहते हैं। तो वो जी शोध कार्य आपने हिमांशु जोशी जी के जो कथ्य और शिल्प है कहानी का उस पर किया है। और हिमांशु जोशी जो हिंदी साहित्य के पाठक हैं वो उससे उनके नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित है। तो आपने उन पर जो शोध किया सर उसका क्या? जी जी सर आवाज कुछ कट रही है। हाँ, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा दूं सर, कि मैं कह रहा था कि आपने हिमांशु जोशी जी के साहित्य पर रिसर्च वर्क किया, पीएचडी की, तो उनके कथ्य और शिल्प में आपने कौन कौन सी विशेषताएं पाई जो और साहित्यकारों में नहीं थी, सबसे अलग थी? वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को साझा करें सर। जी सर हिमांशु जोशी एक बहुत ही प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार के रूप में साहित्यकार के रूप में हमारे बीच में आते हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है और साहित्यकारों को उनको तो जो जितनी सरलता जितनी सहजता और जितनी निश्चलता के साथ हिमांशु जोशी अपनी बातों को अपने कथ्य को रखते हैं पाठकों के सम्मुख, वह अन्यत्र देखने को कम मिलता है। और कई बार लगता है कि ये साहित्य है या सामान्य वार्तालाप हो रही है या सामान्य किसी घटना का वर्णन हमारे सम्मुख कर रहे हैं। तो ये उनके साहित्य में है। और इस पर कई बड़े साहित्यकारों ने, कई समालोचकों ने देश विदेश के उनको कहा भी है कि आप जो लिख रहे हैं वो ये आप इतनी दुनिया में कब घूमे, आपने तो हमारी कहानी लिख दी। तो वो बड़ा सहज है और वो बड़ा प्रभावित भी करता है। तो उनकी एक मैं एक आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहूँगा। तो ल्यूको नान एक चाइनीज लेखक है, ल्यूको नान। जी। तो उन्होंने हिमांशु जोशी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक बहुत ही भावनात्मक रिश्तों से संबंधित एक उपन्यास है, छाया मत छूना मन। अच्छा। आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है छाया मत छूना मन। इसमें धारावाहिक और फिल्म भी बनी हुई है। तो ल्यूको नान जब उस उपन्यास को चाइनीज अनुवाद उन्होंने पढ़ा, और तो उन्होंने हिमांशु जोशी को एक पत्र लिखा कि जो एक घटना है, जो आपने पूरा तथ्य लिखा है, पूरा जो आपका कथानक है इस साहित्यकार ये इसका छाया मत छूना मन उपन्यास का, तो ये कहानी आपने
आप कब चीन आए और कब आप मेरी भांजी से मिले और कब आपने मेरी भांजी की कहानी लिखी। वाह। तो ये विशेषता हिमांशु जोशी की है अलग साहित्यकारों से। और इसी तरह एक बर्मा के साहित्यकार हैं, कुछ पारागू या कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा था आपने मेरी भतीजी की कहानी को हिंदुस्तान में कैसे लिख दिया। वाह, क्या तो बात ये है। उनका है। ये तो मुझे लगता है एक साहित्यकार के लिए, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि जब उनकी कही की बात सार्वभौमिक हो जाए और लोगों को लगेगा कि जो लिखा है वो सबका लिखा है। तो साहित्य की यही विशेषता है कि साहित्य किसी सीमाओं में बंध के नहीं रहता है, किसी देश की सीमाओं में नहीं बंध के रहता है। और जो जनजीवन होता है, इस दृष्टांत से हमको ये लगता है कि संभवतः पूरी दुनिया में का जो वर्ग है, चाहे वो अलग अलग तरह के वर्ग हों, उनमें कई समानता है। उच्च वर्ग है तो उच्च वर्ग की समानताएं अपनी है, मध्य वर्ग की अपनी है, और जो निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग है उसकी अपनी एक विशेषता है। वो सब जगह मुझे लगता है, और शायद साहित्यकार हिमांशु जोशी को भी लगता होगा कि वो सभी जगह एक जैसा ही उसका है। सिर्फ देश की सीमाएं बदली हैं, भूगोल बदला है, उनकी दशा और दिशाएं सब जगह समान है। ये उनके साहित्य की विशेषताएं हैं। और उसके अलावा उनका एक बहुत प्रतिष्ठित उपन्यास और रहा है जिसमें आप लोगों ने कई ने पढ़ा भी होगा, जिसमें फिल्म भी बनी है, धारावाहिक भी बनी है। उसका नाम है तुम्हारे लिए। अच्छा। और वो तुम्हारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण, पूरे नैनीताल के उसमें पूरी कहानी नैनीताल पर आधारित है। जब हिमांशु जोशी, ऐसा लगता है कि हिमांशु जोशी खुद उस कहानी के एक पात्र हों, और उन्होंने जब वो नैनीताल में पढ़ते थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, तो उस लगता है कि वो उन्होंने अपने पूरे घटनाक्रम एक मैं के रूप में वहाँ है। हालांकि उसमें पात्र अलग अलग हैं, और एक बहुत ही एक तरह से एक कहानी है, इमोशनल कहानी है, उसको हम प्रेम कहानी भी कह सकते हैं। तो उसके इर्द गिर्द घूमती है। और लेकिन जो शब्द उसमें दिखाए गए हैं और जो नैनीताल का दृश्य है, उसके बाद वो घर जाते हैं, इतने आज की तरह इतने संसाधन नहीं थे। जब वो मुक्तेश्वर होते हुए उधर उनका खेती खान में उनका गांव पड़ता है, हिमांशु जोशी जी का खेती खान में, वहीं के वो रहने वाले हैं मूलतः। बाद में दिल्ली में हिंदुस्तान में संपादक रहे, वहाँ वरिष्ठ पत्रकार रहे, तो फिर वहीं रहने लगे। तो उस यात्रा के दौरान उसका घरेलू जनजीवन से लेके कॉलेज का जनजीवन भी, महानगरी जनजीवन किस तरह से उसको प्रभावित करता है। तो उस कहानी को पढ़ के लगता है, अगर मुझे लगता है कि आज के अगर युवा वर्ग उस कहानी को पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि ये शायद हमारे आसपास की कोई कहानी है। इस तरह का तथ्य उनका रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका एक उनका नाटक है सर, कगार की आग, हिमांशु जोशी का। जी, कगार की आग एक उपन्यासी है सर, वो कगार की आग उपन्यास है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा है वो, और उसमें वो जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। हाँ, उसमें सर कगार की आग में भी फिल्में बनी है और उसका मंचन हुआ है। हमारे नेशनल ड्रामा अकेडमी में भी उसका मंचन हुआ है। और इधर हमारे शायद हेमंत बिष्ट जी भी उसको शायद इन लोगों ने भी हाँ, युगमंच ने किया है जी, ने कई बार उसका मंचन किया है। और कगार की आग तो आज भी कई बार लगता है कि जब उसको बार बार पढ़ें और बार बार देखें तो, और जैसी घटनाएं आजकल कई जगह होती हैं, लगता है कि कगार की आग आज भी समाज में लगी हुई है, उसको बुझाने वाला आज भी नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे साथ दिल्ली से आदरणीय गिरीशन जोशी सर भी जुड़ चुके हैं, जो इस शो में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिदिन प्रतिभाग करते हैं और सवाल उनका बेहतरीन होता है। जोशी सर का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नहीं, मैं जुड़ा तो शुरू से हूँ, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। जी जी जब इनका फेज आउट हो रहा था, हिंदू और मुसलमान की कविता थी और आप प्रशंसा पा रहे थे, मैं सब सुन रहा था, देख नहीं पा रहा। जी जी, बैक स्टेज में देख रहा था मैं आपको सर, आप देख नहीं रहे थे लेकिन आप सुन रहे होंगे। वो मैं समझ रहा था। तो कुंदन सर, मैं अब आपके दूसरे पक्ष की ओर आना चाहता हूँ। ये तो हिमांशु जोशी जी के साहित्य पर जो आपने काम किया उस पर हमने थोड़ा चर्चा की, और हमें भी थोड़ा ज्ञानवर्धन मिला कि हिमांशु जोशी लोकल होते हुए भी ग्लोबल साहित्यकार हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनकी कि उन्होंने चीन की भावनाओं को यहाँ उकेर दिया, और बहुत सारी ऐसी कहानियां जो वैश्विक हैं, कालजयी हैं, सर्वकालिक हैं, वो उन्होंने लिखी।
तो अभी मैं प्रदीप जोशी जी का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि आप जो है कुमाऊनी में भी बहुत अच्छा लिखते हैं, कुमाऊनी के आप बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं, और क्योंकि आप भगवान बागनाथ की धरती से हैं, बागेश्वर से, जो अपने आप में ऐतिहासिक शहर है, कुली बेगार आंदोलन का जो गवाह रहा है, और बहुत सारे जो उत्तराखंड को बदलने वाले मूवमेंट हैं, चाहे हम उसको राजूरा मालूशाही की बात करें, उस जमाने में जब वो रहा होगा, तब से लेके कुली बेगार के दौर से लेके बागेश्वर जो उत्तरायणी का मेला है, मतलब उत्तराखंड के सबसे प्रमुख प्राचीन शहरों में, एक पौराणिक शहरों में बागेश्वर है, और कुमाऊं की एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी भी हम उसको एक तरह से उसका खिताब भी दे सकते हैं। तो कुमाऊनी में कुछ सर आप सुनाइए अपना रचा हुआ साहित्य, और उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका सार में पहले हिंदी बता दीजिएगा, ताकि जो हमारे ऐसे श्रोता दर्शक हैं जो कुमाऊनी नहीं समझ पाते हैं, वो भी उसको आनंद ले सके। जी धन्यवाद सर। प्रदीप जोशी जी का धन्यवाद। उनके साथ कई बार हम बैठे हैं, और यहाँ पर कई बार छोटी छोटी काव्य गोष्ठियाँ होती थी जो जोशी जी उसमें रहते थे, और जोशी जी ने भी हमारे इस, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इस हिंकू संकलन, हिंकू का नाम है हिंदी और कुमाऊनी सर। तो इसमें जोशी जी की भी कविताएं हैं, प्रदीप जोशी जी की भी। तो क्योंकि हमने इसमें आधा संकलन हिंदी का है, आधा कुमाऊनी का है, तो इसलिए इसको हिंकू नाम रख दिया सर। क्या बात है, ये नया शब्द आपने डिक्शनरी में नया शब्द दे दिया जी। ये शब्द सर, ये वास्तव में हमारे इसी में हमारे संपादक मंडल के भी साथी थे, और इसमें एक अच्छे हमारे गजलकार हैं बागेश्वर में, डॉक्टर राजीव जोशी जी मेरे साथ डाइट में है। ये नाम उनका दिया हुआ है हिंकू। तो ये अच्छा नाम है, और कई साहित्यकारों को, पाठकों को इस किताब को हम उपलब्ध करा चुके हैं। तो इसी में मेरी एक कुमाऊनी कविता है, मैं कई बार उसको सुना चुका हूँ। और अभी हाल ही में सर, इसी भी 3-4 दिन पहले दूरदर्शन देहरादून से भी इसका प्रसारण हुआ है। बढ़िया। इसको मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। ये इसका शीर्षक है माठू माठ। माठू माठ का अर्थ होता है धीरे धीरे। शब्द इसमें सरल से ही हैं, जो आपके अधिकतर हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को समझ में आएंगे। तो माठू माठ का अर्थ धीरे धीरे है, और इसमें एक शब्द है हंसना, और दूसरा डाढ़ शब्द है, डाढ़। तो डाढ़ का अर्थ रोना है। और इसी तरह से एक शब्द है तार, आसमान के तारे हैं। और जून शब्द है, जून। तो जून शब्द हमारी कुमाऊनी में और हमारे गढ़वाली में भी, कुमाऊनी में भी चांदनी को, चंद्रमा को जून कहा जाता है। तो ये इसमें शब्दावली है, और इसी तरह से आगे शब्दावली होगी, और आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। मैं आपके सम्मुख कुमाऊनी की एक पंक्तियों को रख रहा हूँ, और उसके बाद में कुछ कुमाऊनी की कुछ क्षणिकाएँ हैं, उनको भी आपके सम्मुख रखूँगा, जो हमारे कुमाऊनी या गढ़वाली जानने वाले, समझने वाले मित्र हैं, वो उसको समझेंगे। तो शीर्षक है सर माठू माठ। डाढ़ उन्हें सरासरी हंसियाल माठू माठ। डाढ़ का मतलब रोना, सरासरी का मतलब जल्दी जल्दी। डाढ़ उन्हें सरासरी हंसियाल माठू माठ, दुखक दिन सर पर सुखाल माठू माठ। वाह वाह। दुखक दिन सर पर सुखाल माठू माठ, और तारउनी चमचम चमचम जून लागल माठू माठ। तारउनी चमचम चमचम जून लागल माठू माठ, अमूसिक अन्यर रात बितेल पुण्यवाल माठू माठ। तारे आएंगे जी, तारे आएंगे चमचम चमचम, और चांदनी आएगी माठू धीरे धीरे, और अमावस्या की अंधेरी रात बीतेगी, और पूर्णिमा आएगी धीरे धीरे। ये इसका हिंदी लब्बो लब्बा है जी। तो ह्यूने की हिवाई लंबी रात, नींद लगेल माठू माठ। ह्यून का मतलब जाड़ा, हमारे यहाँ ह्यून कहते हैं, जाड़े के सीजन को ह्यून कहा जाता है। बर्फबारी होती है तो ह्यू का मतलब बर्फ, और ह्यून का मतलब जाड़े की ऋतु। ह्यूने की हिवाई लंबी रात, नींद लगेल माठू माठ, हाथ सुनोल मीठी मीठी हुंगुर दिए माठू माठ। हुंगुर एक बड़ा विशिष्ट शब्द है सर। हुंगुर का मतलब जो कोई कथावाचक होता है, कथा सुनाता है, और सामने वाला प्रत्युत्तर में सहमति में
वो सिर हिलाता है करके उसके लिए हुंगुर शब्द है। तो हिवा की हिवाई लंबी रात नींद लगेल माठू माट कात सोनोल मीठी मीठी हुंगुर दी माठू माट। और फिर हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में देवता अवतरित होते हैं हमारे शरीर में। कई जो हमारे देव डांगर होते हैं वो ईश्वर का अवतार उनके भीतर आता है जब जागर आदि जागृतियां होती है तो उससे संबंधित है। तो डंगरी कतुका उताव हुआ चाल दिए माठू माट उनका घम घम हम के जानू जब आल माठू माट। क्या बात है। डंगरी कतुका उताव हुआ चाल दिए माठू माट उनका घम घम हम के जानू जब आल माठू माट। मतलब डमरू में बजता है, डमरू की आवाज है, ताने हम क्या जानते हैं, देवता तो धीरे धीरे आएगा वही जानेगा, हम नहीं जानते। बढ़िया। शाव के हरे टुक्याओ टुक्यो काऊ बासल माठू माठ और कोण आल रमकन चमकन अपन आल माठू माठ। फिर से बोलेगा सर ये लाइन। शाव का मतलब शार जो जब चिल्लाता है तो शार माता, लेकिन कौवा जो बोलता, कौवे का बोलना कई बार हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है। और कोण का मतलब होता है मेहमान और अपने माठू माट आएंगे करके। तो शावक हरे टुक्याओ टुक्यो काऊ बासल माठू माठ और कोण आल रमकन चमकन अपन आल माठू माठ। तो अगिल कछु फागुन लगो फरफर कोने बसंत आल माठू माठ। फागुन को फरफर कोने बसंत आल माठू माठ हंग झुलाल फंग टुटाल पुंग फुटाल माठू माठ। फागुन लगो फरफर कोने बसंत आल माठू माठ हंग झुलाल फंग टुटाल पुंग फुटाल माठू माठ। और आखिरी वाला ये बंदिशु आजकल मोबाइल ज्यादा प्रचलन है वो तो बाटू दिए रक्त ब्याव चिट्ठी दिए माठू माठ। बाटू दिए का मतलब हिचकी जी। तो बाटू दिए रक्त ब्याव चिट्ठी दिए माठू माठ तो हेलो हेलो माइनी फिटिन तू आग भुराई माठू माठ। क्या बात है। आग गिराना, जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाटुली जब कोई याद करता तो हिचकी लगती है। और चिट्ठियां तो अब कम आती ही नहीं है, पहले आती थी। और हेलो हेलो का मतलब मोबाइल में हेलो हेलो तो सुबह शाम रोज हो रही है, लेकिन उससे जो यादें हैं, जो उसके प्रति जो जुड़ाव है, जो आत्मीयता है, वो जो यादें हैं वो नहीं मिट पाती। हेलो हेलो से आपकी कुशल बात तो रोज मिल जा रही है, लेकिन जो हिचकियां हैं। और हमारे यहाँ कहा था कि आग, जब चूल्हे में आग जलता था, आग भुरभुर करता था, तो ऐसा लगता है कि कोई अपना खास आप लोग आपको याद कर रहा है। तो इसीलिए लिखा है कि बाटू दिए रात्ते ब्याव चिट्ठी दिए माठू माठ तो हेलो हेलो माइनी फिटिन तू आग बुराए माठू माठ। तो डाड़ उन्हें सरासरी है श्याल माठू माठ दुखाक दिन सरपट सुखाल माठू माठ। ये एक कुमाऊनी कविता थी और प्रदीप जी को अच्छी लगी होगी और धन्यवाद, आप सबने सुनी। जी सर। जी, तो ये माठू माठ आप भी बहुत बेहतरीन कवि होते जा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद सर, भगवान जी धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि आज पूरे देश के जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं, जो कुमाऊनी नहीं जानते थे, वो भी आज से माठू माठ कहना सीख जाएंगे, माठू माठ का अर्थ सीख गए होंगे। माठू माठ जी है सर, माठू माठ। और मैं सर ये हमारे जो PWD डिपार्टमेंट है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ गढ़वाल में भी देखा है मैंने, कुमाऊं की सड़कों में, तो जहाँ पर धीरे चलिए लिखा है, तो हमारे यहाँ कई जगह जो मोड़ होते हैं सड़कों में, वहाँ हमारे ये लोक निर्माण विभाग ने PWD ने कई जगह माठू माठ शब्द लिखा है कि मतलब पहाड़ों में धीरे धीरे चलें। तो इस एक अच्छा प्रयास है उनका भी सर। तो मुझे लगता है कि आपकी कविता PWD से प्रेरित तो नहीं है सर? आप कह सकते हैं, अगर माठू माठ चलेंगे तो पहाड़ में आना सुरक्षित होगा और हमको अच्छा लगेगा। हेलो जी सर। जी, बीच में थोड़ा नेटवर्क आज कभी कभी परेशान कर रहा है। तो जी। आपका सर ये कुमाऊनी और हिंदी दोनों में बड़ी मजबूत पकड़ है। मैं देखा, अगर साहित्य के स्तर पर हम बात करें तो आपके दिल के ज्यादा करीब कौन सी भाषा है सर, कुमाऊनी है कि हिंदी है? सर दिल के करीब तो दोनों भाषाएं हैं, क्योंकि कुमाऊनी हमारी मातृभाषा है, हमारी जन्म की भाषा है, परिवेश की भाषा रही है। और
हिंदी राष्ट्रभाषा है और हमारे पठन पाठन की भाषा रही है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अलग भाषा है। हिंदी और कुमाऊनी तो ऐसा लगता अपनी ही भाषा है दोनों, और दोनों में बहुत आत्मीयता है, दोनों बहुत मिठास वाली भाषाएं हैं। और मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड वाला जो भी हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं में है, कि हम कम से कम 2-3 भाषाएं तो जानते ही हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी हो तो भी दो भाषाएं तो जानता है। हमारे यहाँ की जो कभी स्कूल नहीं गई, जो अशिक्षित अनपढ़ लोग होते हैं, वो भी हिंदी में भी बात कर लेते हैं, हिंदी समझ भी लेते हैं, कुमाऊनी समझ लेते हैं, गढ़वाली समझ सर मैंने तो बहुत छोटा सा सवाल पूछा था, उसका जवाब एक शब्द का था, कुमाऊनी या हिंदी। आपने तो भाषण दे दिया अच्छा खासा। भाषण सर इसमें इसलिए कि इसमें किसी को डिफरेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए दोनों नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आपके दिल के ज्यादा करीब कौन है? सर मुझे लगता है कि मुझे दोनों दिल की बात, मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि मैं किसको दूर की कहूँ, किसको कमजोर कहूँ, कि दोनों मेरी अपनी भाषाएं हैं और दोनों को दूसरा कहा ही नहीं जा सकता है। और देखा जाए तो हिंदी हमारी बनी ही बोलियों से है, और हिंदी की एक भाषा कुमाऊनी भी है, तो इसलिए हिंदी दूसरी हो नहीं सकती है, कुमाऊनी यही है। वाह, क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। भट्ट जी ने आपको फंसाने के लिए बढ़िया जाल बिछाया था, लेकिन आप निकल गए बहुत सफाई से, इसके लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद। नहीं, ये तो सर हम जानना चाहते थे, क्योंकि इतनी बढ़िया कुमाऊनी बोल रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना ये सवाल, अगर रावत साहब आपने मुझसे किया होता, तो मैं सीधा जवाब देता कुमाऊनी। मेरे पास दूसरा कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। हाँ, तो मैं वो बल्ली सिंह चीमा जी की एक कविता है ना, तय करो किशोर हो, तय करो किशोर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदमखोर हो, तय करो किशोर हो। तो मुझे लगता है कि तय कर लेना चाहिए, हमें अपने अंदर स्पष्ट होना चाहिए। मैं आपकी बात अलग है, आप तो दोनों को उतना ही प्यार करते हैं, हिंदी को भी और कुमाऊनी को भी। एक माँ है, एक मौसी है। अब आप ये नहीं तय कर पा रहे कि माँ कौन है और मौसी कौन है। हाँ सर, यही है ना कि मैं यही कह रहा हूँ कि हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हमको ये हम देखा तो हमारा पूरा शिक्षा, पूरा जो भी पठन पाठन की भाषा होती है, बाहरी व्यवहार की, बाहरी दुनिया से जुड़ने की भाषा हिंदी हो जाती है। कब हमने हिंदी सीखा पता ही नहीं चलता है, और कुमाऊनी हम सुनते ही आ रहे हैं, तो इसलिए ये पता ही नहीं चलता कि हम दूसरी किसको कहें, अपनी किसको कहें। इसलिए दोनों बहुत अंदर से एक दिल से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, और दोनों जुबान में उतनी ही बड़ी, उतनी तरीके से विराजित है कि एक दूसरे को छोड़ती ही नहीं है। जी, दोनों आपकी दो आंखें हैं, अगर मैं आपको समझ पा रहा हूँ तो आपके वक्तव्य से ये पता लगता है। और इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सर, आपको याद कर रहे हैं, इसमें से कुछ आपके साथी भी हैं। मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा, विक्रम अटसूल है महाराष्ट्र से, आपकी कविताओं को सुन के बहुत प्रसन्न हैं। भगीरथ प्रसाद जी हैं, जागेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, और काठमांडू नेपाल से प्रोफेसर ध्रुव कुमार घिमरे जी हैं, जो परसों को हमारे शो में रहेंगे। बद्री प्रसाद सेमवाल जी हैं, हिमांशु पांडे मित्र हैं नैनीताल से, डॉक्टर राजीव जोशी हैं आपके मित्र डाइट बागेश्वर से, नवीन जोशी आचार्य जी हैं, फरीदा शौक जी हैं कश्मीर से, विक्रम अटसूल का मैंने जिक्र किया था। उसके अलावा एच.बी. भट्ट जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, और प्रभात उप्रेती जी कह रहे हैं कि आपकी कविता पर हम फिदा। धन्यवाद सर। उप्रेती जी जैसे मूर्धन्य व्यक्ति अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सम्मान है सर। और शैलेंद्र धपोला जी भी लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं और टिप्पणियां देके हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और प्रभात उप्रेती जी एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक प्रसिद्ध कवि से हमने पूछा, क्या आप कविता जो करते हैं तो उसे जीते भी हैं? वो ईमानदार थे, बोले मरना है क्या? ये हमारे लिए भी सत्य हो सकता है सर। हाँ, तो वो कह रहे हैं, आपके सवाल छोड़ा उन्होंने, वो कह रहे हैं आप क्या सोचते हैं, कविता करने और जीने में अंतर है? अगर हम कविता को जी नहीं सकते हैं तो फिर हम कविता कर भी नहीं सकते हैं और कविता लिख भी नहीं सकते। तो कविता को जीना पड़ेगा, तभी कविता बनेगी, नहीं तो एक तरह से एक बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर ही लिख देना कविता नहीं बनती है। जब अंदर से आवाज आएगी, जब हम कविता हमारे अंदर होगी और हम कविता के भीतर जिएंगे, तो तभी कविता बन पाएगी। अन्यथा लिखने को तो मैं भी बहुत लिखता हूँ और भी बहुत लिखते होंगे, लेकिन कुछ रचनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं।
सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी सर हम द टीचर शो में हैं, कभी कभी आपके बात सुनकर मुझे लग रहा है कि डाइट की कोई क्लास चल रही। नहीं धन्यवाद सर, और अगर इतनी बोरिंग क्लास नहीं होती डाइट में सर। इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है ताकि दर्शक भी इस शो में इन्वॉल्वमेंट फील करें, अपनापन महसूस करें, थोड़ा गपशप वाला अंदाज रखना पड़ता है सर। तो जब भी मुझे लगता है कि लेक्चर सा कुछ हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बिल्कुल सर, जितनी बातचीत होंगी उतना आकर लेक्चर हो जाएगा, तो फिर तो लॉकडाउन में कक्षा शुरू हो जाएगी। नहीं रावत जी अगर इसी तरह से क्लास लेते हैं तो मैं इनकी क्लास में जाना चाहूंगा, अटेंड करना चाहूंगा इनकी क्लास को। बगुड़ा जी धन्यवाद आपको। आप क्लास नहीं लेंगे सर, आपसे सीखेंगे गपशप। हम क्लास में भी इस तरह से गपशप ही मारते हैं सर, कक्षा में ऐसे व्याख्यान जैसा तो कुछ रहा नहीं। बहुत बढ़िया जी। तो डॉक्टर राजीव जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, और भावना ऐठानी कह रही हैं कि वाह बहुत सुंदर। प्रदीप जोशी जी हैं, राकेश कंडवाल जी हैं, शैलेंद्र कुमार राणा हैं, बहुत सारे सर, बहुत मतलब इतने कमेंट आ रहे हैं कि मैं आपको सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं सबसे, चंद्रकांत जोशी जी हैं, तो मैं सबसे क्षमा मांगते हुए सबका ये आप मान के चले कि मैं लाइव स्क्रीन पर कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं सर। आप चूंकि डाइट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में है, जहां पर कि जो एक तरह से केंद्र है शिक्षा का जिले में, सब सर्वोच्च, अगर 1986 की शिक्षा नीति की बात करें तो उस नीति में डाइट को केंद्र, आत्मा, हृदय और आत्मा के रूप में बताया गया था शिक्षा की। हालांकि वो कितना लागू हुआ, वही जो जोशी सर कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन, वो नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। हमारे जो सरकारी दूसरे कार्यालय हैं शिक्षा विभाग के, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, डाइट का महत्व कम होगा। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके पास आप टीचर्स तैयार करते हैं, तो जब आप टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं सर, आप तो हिंदी के व्यक्ति हैं, लेकिन आपको गैर हिंदी विषयों के शिक्षक भी आपके डाइट में आते होंगे, विज्ञान वाले, गणित वाले। तो उनके साथ जब आप होते हैं तो उनको भाषा, साहित्य, कविता, इन सब के प्रति रुचि जगाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? वो तो इंटरेस्ट कम लेते होंगे इन सब चीजों में। जी सर, वो आपने पहले ही प्रश्न पूछा था, इतने तरह के लोग टीचर बनने आते हैं। तो टीचर बनने में दो तरह की चीजें होती है। एक तो शुरू में ही हमने जो बात की थी, एक के बाई चॉइस टीचर बनता है और एक बाई चांस टीचर बनता है। तो आज के समय में अगर हम देखेंगे तो रोजगार की दृष्टि से देखें तो हम आज अधिकतर शिक्षक बाई चांस बन रहे हैं। तो हालांकि धीरे धीरे जब वो शिक्षक बन जाता है तो फिर उसमें चॉइस तो आनी होती है। तो आपने जैसा शुरू में कह दिया था कि जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होते हैं डाइट, ये 1986 की नीति के तहत बने हैं। तो अभी तक ये बेहतर काम कर रहे हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। हालांकि चुनौतियाँ बहुत हैं, और शिक्षक बनने का, प्राथमिक स्तर का शिक्षक बनाने का एक महत्वपूर्ण जिम्मा पूरे भारत में इन संस्थाओं को है, और ये अभी तक अपना काम कर रहे हैं। कमियां हो सकती हैं, और कमियां हैं भी, उनको भी हम स्वीकार करते हैं। उतना ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम भी उसी व्यवस्था के एक भाग हैं, और जैसे निर्देश विभागीय होते हैं उनके तहत करते हैं। तो जहाँ तक कक्ष में शिक्षण है तो वहाँ पर हम एक तरह से उसको प्रशिक्षण कहते हैं। लेकिन जब हम आज देख रहे हैं सर, आप भी महसूस करते होंगे कि इतना ज़्यादा हाई क्वालिफाइड मास हमारे पास आता है कि उनकी डिग्रियां देख के, उनके योग्यताएं देख के, उनके अनुभव देख के, तो हमको लगता है कि हम तो काफ़ी पीछे हैं। और अच्छा भी लगता है कि इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति अगर हमारे प्राथमिक शिक्षा में आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि अलग अलग विषय के स्ट्रीम के लोग आते हैं, विज्ञान गणित के लोग आते हैं, कॉमर्स के लोग आते हैं, तो उनको भाषा कैसे सिखाएंगे? तो मुझे लगता है, और मुझे लगता क्या है कि अगर एक शिक्षक अगर बेहतरीन भाषाविद नहीं हो सकता है और बेहतरीन संप्रेषण कौशल उसके भीतर नहीं होता है, अगर वो भाषा की प्रारंभिक बारीकियों को नहीं समझ सकता है, तो फिर वो शिक्षक बन ही नहीं सकता। वो चाहे फिर विज्ञान का शिक्षक बने, या फिर वाणिज्य का शिक्षक बने, या फिर भाषा का शिक्षक बने। क्योंकि विज्ञान को बताने के लिए भी, साइंस को समझाने के लिए भी, या मैथमेटिक्स के समीकरण को सॉल्व करने के लिए भी उनको एक सरल, सहज और ग्रहण करने वाली भाषा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भाषा प्रारंभिक चीज़ है, और यदि हमको भाषा नहीं सीखता, अगर हम भाषा में दक्ष नहीं है, तो फिर हमारा शिक्षण बाधित हो जाता है और हम एक बेहतर शिक्षक नहीं कहलाते हैं।
तो हम क्या करते हैं कि हमको प्राथमिक लेवल पर तो भाषा ही मेन है, क्योंकि अगर हमको भाषा और गणित दो ही चीज़ों को बेसिक रूप से हम वहाँ पर प्रयास करते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें उन्हीं के भीतर समाहित होती हैं। तो आपने कहा कि अलग अलग विषय के आते हैं और अलग अलग वातावरण के आते हैं। कुछ लोग दूसरे भाषाई होते हैं, जिनको अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्र में कहें तो हमारे यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी वातावरण के बच्चे होते हैं, और हमारे शिक्षक जो होते हैं उनमें से कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो इस परिवेश में नहीं जुड़े होते हैं या उनसे परिचित ही नहीं होते उन शब्दावली से, तो उनको उस शब्दावली से जोड़ना बड़ी चुनौती होती है। अगर एक चीज़ बड़ा देखने को मिलता है कि हम बच्चे को, एक शिक्षक तो अपनी बातें बहुत कुछ कह देता है, लेकिन बच्चे की बातें कितना सीखता है ये महत्वपूर्ण करता है। शिक्षक की तो सारी भाषाएं बच्चों को सीखनी जरूरी हो जाती हैं, सारे निर्देश उसको सुनने जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन अगर एक शिक्षक मानेगा कि बच्चे की भाषा को उसको सीखना जरूरी है, तो उस दिन वह सफल शिक्षक हो जाएगा। रोज शिक्षक ही आदेश माने, कभी बच्चे की भाषा को जी 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 जी, बहुत आपने बिल्कुल जमीनी बात कह दी। और मंजुला पांडे जी कह रही हैं कि कुमाऊनी सॉरी कुमाऊनी कविता पहली बार मुझे बहुत अच्छी लगी, इत्मीनान से समझ में भी आई। जी धन्यवाद पांडे मैडम को, और आप खुद ही एक अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा नाम है आपका, आपके बारे में मैंने सुना है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात। जी सर। सॉरी भावना बहुगुणा जी, भावना ऐठानी जी और प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं कि आपकी कविता सुन के सरदा अनपढ़ की याद आ रही है, तो बिल्कुल अंदाज उन्हीं के जैसा है। और वो कह रही कि जी जी बोलिए सर। शेरदा अनपढ़ से तुलना होना तो फिर वो सूरज को दिया जलाना है, लेकिन जोशी जी की बड़ा की बात है, उनका प्रेम है, और शेरदा तो बहुत उच्च कोटि के तुलना नहीं कर रहे सर, वो तुलना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं याद आ रही है आपकी कविता सुन के, उनकी याद आ रही है, कह रहे जी जी धन्यवाद, नाराई लग रही है। और भावना ऐठानी जी कह रही है कि कुशल कवि लेखक के साथ सशक्त वक्ता भी है। बिल्कुल जी भावना जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, वक्ता तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो हम लगातार देख रहे हैं। बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। जी बहुगुणा जी। मैं बस अब डाइट की चर्चा चली थी, तो मैं अपना 2 मिनट में एक छोटा सा अपना जो अनुभव डाइट का था, अगर डॉक्टर साहब याद दे तो सुना लो। जी स्वागत स्वागत सर, स्वागत है सर। वो मैं अभी तक जब आया हूँ शिक्षा विभाग में, केवल एक ही बार ट्रेनिंग के लिए गया था, एमटी की ट्रेनिंग के लिए मेरे को बुलाया था, और मैं बड़ा खुश हुआ। मैं 6 दिन की ट्रेनिंग थी, तो जो पहले दिन ही जब हम गए, तो डाइट में जब वो शुभारंभ होता है, उद्घाटन होता है, तो उसमें हमें जो भी हमारे एमडी थे और जो बाकी लोग थे, उन्होंने बताया कि हमें मतलब किताबों पे निर्भर नहीं रहना है, और जो हमारा सामान्य अनुभव और ज्ञान है उसके आधार पे काम करना है। सर वो आपने क्या बोला है, एमटी थे कि एम्प्टी थे? एमटी। अच्छा, मुझे एम्प्टी सुनाई दिया, सॉरी। एमटी नहीं। तो एमटी मतलब मास्टर ट्रेनर। समझने वाला है, समझ गए सर, मास्टर ट्रेनर। तो सब मास्टर ट्रेनर लोगों ने हमें बताया कि भाई ऐसा है कि आपको जब लोगों से बात करनी है तो किताब के आधार पर बात नहीं करनी है, बल्कि और चीजों के यथार्थ के आधार पर बात करनी है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद जो हमारे एमटी लोग थे, उन्होंने मोटी मोटी किताबें निकाली और एक एक पन्ना पढ़ के सुनाया अगले 6 दिन तक मुझे। तो सर इसीलिए तो मैंने कहा कि वो एम्प्टी थे कि एम्प्टी थे। सर ज्यादातर क्या होता है कि एम्प्टी लोग आ जाते हैं एम्प्टी के बजाय। सही जा रहे थे भैया कम। जी तो रावत जी की ओर लौटते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो ये एम्प्टी वाला जो संस्मरण सुनाया उसके लिए। तो रावत सर, ये बहुगुणा जी का संस्मरण जो है वो बिल्कुल काफी हद तक जमीन से जुड़ा हुआ है। अब हम आपसे सर कुमाऊनी में कुछ और सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही है आपकी कुमाऊनी कविताओं को लेकर के। कुछ और ऐसा ही कुछ सुनना चाहेंगे सर? सर एक कुमाऊनी कविता लिखाई थी अभी सर, वो कुछ दिन पहले कुछ साथियों ने सुना भी होगा। तो
वो दूरदर्शन देहरादून से प्रसारित हुई है, वहाँ पर हम लोग की रिकॉर्डिंग थी। तो वो है एक शब्द है डबल शब्द। दूरदर्शन से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे सर आप आज। नहीं, दूरदर्शन में पहली बार ही गया था सर ना, वो अब कभी तो मैं पहली बार दूरदर्शन में गया था सर, तो उसमें एक कविता सुनाई थी, वो अच्छी लग रही मुझे भी, और कई साथियों ने उसकी तारीफ की। तो अभी अवसर है तो मैं सुना देता हूँ। स्वागत सर, हम भी दूरदर्शन में बैठे हैं। जी सर, दूरदर्शन शब्द ही ऐसा है तो और दर्शन हो रहे हैं सभी के। जी ये कविता है सर। भगोड़ा जी, खड़बड़ाहट बहुत हो रही है सर। भगोड़ा सर, ये माइक म्यूट कर लीजिए, खड़बड़ाहट बहुत है आपके पीछे कहीं। अरे म्यूट ही है साहब, मैं तो म्यूट। हाँ, आप म्यूट है। जी 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 राव जी। जी सर, कविता है लुकाई डबल। अच्छा, ये नोटबंदी की कविता तो नहीं है? नोटबंदी के दौरान की? नोटबंदी से प्रेरित है। अच्छा। लोड डबल शब्द हमारे कुमाऊनी में पैसे को कहा जाता है, जो पैसा होता है डबल। हाँ। तो लुकाई का मतलब छिपाया हुआ। तो लुकाई डबल काला धन भी हो सकता है। और हमारे यहाँ मतलब कई पैसे की जो इमरजेंसी में या कभी अटक बिटक कहते ना, मतलब कभी अटक बिटक में काम लग जाए जो। तो वो कविता है, उसको मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। हमारू लुकाई डबल का हरान, मतलब हमारा वह छिपाया हुआ पैसा कहाँ खो गया है। हमारू लुकाई डबल का हरान, जय गुबर लगा सारे तरान, हमारू लुकाई डबल का हरान। अब वो डबल हमने कहाँ रखा था, वो रुपया कहाँ रखा था, वो धन, उसको बता रहा हूँ। बगस में लुकाई सबन है छिपाई, झोड़क बुकाई अटक बिटक पराण, हमारू लुकाई डबल का हरान। बगस में लुकाई सबन है छिपाई, झोड़क बुकाई अटक बिटक पराण, हमारू लुकाई डबल का हरान। और फिर और कहाँ उसको रखते थे, और कहाँ धरचा वो डबल का हम। शिरान में चापी, थान में थापी, किताब में छापी। शिरान में चापी, थान में थापी, किताब में चापी, और ढूंग में दाबी, और आह्वान में नापी। नग भल बखतक तराण, हमारू लुकाई डबल कहारा। और अगिल का और भी है, जब कभी कभी इमरजेंसी में उसको और जगह भी हम छिपाते हैं। और वो कहाँ छिपाते हैं, देखो। नाड़ में ठोसी, कमर में खुशी, कपाई में घुसी, और बणियों को शोशी, मजबूरी के निशान। नाड़ में ठोसी, कपाई में घुसी, बणियों को शोशी, मजबूरी के निशान, हमारो लुकाई डबल का हरान। और कैला को सफेद, कैला को काऊ, और कैला को रद्दी, कैला लगा ताऊ, कैला घत्या द्याप्ति, और कैला पठा मशान, हमारो लुकाई डबल का हरान। क्या बात है। और जगह भी हम उसको रखते थे, उस पैसे को। और भी उसके स्रोत थे कि कहाँ हम उसको छिपा सकते थे। बैंक की तिजोरियां तो थी नहीं, ऐसे ही छिपाते थे। तो माट में खड़ाई, थान में चढ़ाई, माट में खड़ाई, थान में चढ़ाई, घुच्ची में लड़ाई, और नक मुखल रड़ाई। घुच्ची खेलते थे हम बचपन में, याद होगा भट्ट जी, आपको कभी खेली है? देखिए सर, खेलने का सौभाग्य नहीं मिला, देखिए मैंने। खेलना आता नहीं था मुझे। वो आपने जी वही अपना बचपन बर्बाद कर दिया सर। पैसे नहीं मिलते थे घर से, कैसे खेलता? कुछ आवाज तो हो रहा। जी बोलिए सर। जी, माट में खड़ाई, थान में चढ़ाई, घुच्ची में लड़ाई, नक मुखल रड़ाई, हमार दुखक भरण, हमार लुकाई डबल का हरान। दुखक भरण मतलब गोठ में जो है ना, बड़ा गार्डर होता था, जिसमें सारा भार उसी गार्डर में होता है, उसको भरण कहा जाता। तो वो दुख का भरण था कि उसी पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी, और वही गायब हो गया। तो और अगला है इसका अंतिम जो बंद है। और उसके क्या क्या उपाय करते थे हम डबल से। उचैन में परकाई, चौबटी में फरकाई, बकर में बरकाई, और ठुल में सो टरकाई, ऑफिस में सरकाई। वाह,
उचैण में परकाई, चौबटी में फरकाई, बपर में बरकाई, ठुल में सो टरकाई और ऑफिस में सरकाई, दो जोश खराण हमारू लुकाई डबल का हराण। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। ये लुकाई डबल थी। बढ़िया। ये हमारे रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं सर आज 8 नवंबर है, नोटबंदी भी आज ही के दिन हुई थी, सालगिरह है नोटबंदी की आज। अरे ये तो हमने मना ही लिया फिर सर, सालगिरह मना लिया। मुझे तो याद भी नहीं था, और अगर आज है तो ये, और इसी दिन सबसे ज्यादा मुसीबत हुई थी, और इसी से प्रेरित होकर ये कविता आई थी कि हमने भी कई जगह और वास्तव में देखने को मिला कि जिसने जहाँ छुपाया था अपने संकट के समय में, अपने कष्ट के कभी काम आएगा, उसको सब निकालना पड़ा। और गांव में भी देखा कि जो औरतें, पुरानी आमा, पुरानी माताएं कहती कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, और वो भी गड्डी लेके बैंक में जमा करने के लिए आ गई थी। तो वही उसी से मिलता जुलती कविता है जी। और शैलेंद्र धपोला जी कह रहे हैं हमें लहरा गई, हमें लहरा रही। आप आए दिए हरे रहा बोनस मिलनी सर। बहुत भल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत कमाल है सर। नीरज पंजी कह रहे हैं कि रावत जी एक सिद्धस्त कुमौनी रचनाकार हैं, हमर लुकाई डबल बहुत भल कविता। वाह, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। चंद्रकांत जोशी जी हैं, गिरीश चंद जी हैं, और शिवांगी पाठक हैं, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता, पहली बार कुमौनी में कविता सुनने को मिल रही है, साधुवाद। तो ये टीचर शो है सर, यहाँ अलग अलग तरह के विविधा का शो है, तो विविध प्रकार के साथी हमारे यहाँ आते हैं। तो सर आपसे तो अब मोहब्बत होने लगी है हमें, इतनी सुंदर आप कुमौनी कविताएं सुना रहे हैं कि आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ये बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए सर, इसलिए ये शो ही ऐसा है कि अगर हम इतने लोग जुड़े हैं तो फिर छोड़ो। रोज आप मिला रहे हैं, आपको कौन छोड़ रहा है, आप तो सभी को मिला रहे हैं। जी, तो अभी हम आपसे एक दो कविताएं और सुनेंगे सर, हिंदी की भी और कुमौनी की भी। लेकिन मैं देख रहा हूँ जोशी सर बहुत देर से आपकी कविताओं का आनंद ले रहे हैं, बहुगुणा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आपसे कुछ वार्तालाप करें, उनकी भी मोहब्बत आपसे थोड़ा बढ़े। नहीं, हम वार्तालाप नहीं करनी, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ये तो जी बहुगुणा जी तरीके से लग रहे हैं कि हम नहीं बोले तो अच्छा है। डॉक्टर साहब बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब बात को रख रहे हैं। कविता हो, कोई भी चीज हो, बहुत बेहतर तरीके से रख रहे हैं। धन्यवाद सर। भाषा को बड़ी सहूलियत से बरत रहे हैं आप। जी सर, धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद शिरोधारी है। हाँ, क्योंकि भाषा को बरतना, अच्छी तरह बरतना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कुमाऊनी उत्तराखंड, कुमाऊनी या गढ़वाली समाज से पलायन बहुत तेजी से है। हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जो पर्व है, वो छूट रहे हैं। भाषा के क्या भविष्य है? भाषा के छुटपुट प्रयास जरूर हो रहे हैं, निकल रही हैं, कुछ जोश आता है कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इतना आसान नहीं है कि इसको कुमाऊनी गढ़वाली को 8वीं सूची में ला सके। जब तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जैसे अभी हमारे 100वें शो में श्री अरविंद पांडे जी आए थे, माननीय शिक्षा मंत्री, वो उत्तराखंड के खेल मंत्री भी हैं। उन्होंने उत्तराखंड के क्रिकेट बोर्ड को मुंबई जाके प्रवास करके एक शिद्दत के साथ एक प्रयास किया, और वो उसमें सफलता मिली। ऐसा प्रयास भाषा को लेके मेरे को नहीं लगता हो रहा है कि कोई दिल्ली में साहित्यकारों का जमावड़ा आए, उत्तराखंडी साहित्यकारों का, और मिले यहाँ पर। हालांकि जिस विभाग ने इसको 8वीं सूची में डालना है, उसका प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ HRD, या जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर निशंक हैं। उनको कन्विंस करना मुझे लगता आसान होगा यदि उत्तराखंड के साहित्यकार जाएं और 8वीं सूची में लाने का प्रयास करें। और यदि वहाँ से एक अच्छी पहल हो गई तो निश्चित रूप से
कुमाऊनी गढ़वाली जो है वो 8वीं सूची में आएगी और भाषा का बहुत विकास होता है उससे, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जरूरी चाहिए। उसमें एक ऐसा प्रयास चाहिए कि हम, नहीं तो ये भाषाएं मेरे को लगता नहीं कि जिंदा रह पाएंगी। आप देखिए वो अमेरिकी कौन साहित्यकार है जिन्होंने कहा था भाषा मर जाती है, उस वक्त उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल जो भाषाओं की सेंसस होती है उसमें हर साल विश्व में कई भाषाएं निरंतर लुप्त होती जा रही हैं। आपने कुमाऊनी कविता सुनाई 147वें 148वें शो में हमें मतलब कभी गढ़वाली कभी कुमाऊनी कविताओं का सुनने को मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जितना मैं पढ़ता हूँ या जितना मैं समझता हूँ स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसमें मुझे लगता है कि भाषा के लिए एक बहुत सतत प्रयास की जरूरत है, तभी वो भाषा बच पाएगी। अन्यथा भाषा एक दोयम दर्जे की रहेगी। हाँ ठीक है, अच्छा क्या बोलते हो, पहाड़ी बोलते हो, अच्छा क्या बोलते हो, गढ़वाली बोलते हो, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास नहीं जागता है। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो उतना नहीं सीख रहे हैं, छुटपुट प्रयास जरूर हो रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में जो लोग आए जिन्होंने गढ़वाली साहित्य के लिए और गढ़वाली भाषा के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, या आप लोग, आप बागेश्वर जैसी शहर में बैठे हुए, छोटे से प्रांत में बैठे हुए एक अच्छा साहित्य रच रहे हैं। लेकिन आपके विचार से क्या करना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषा के हैं और भाषा को लेके बहुत संवेदनाओं की आवश्यकता है। ये प्रोग्राम में करना आसान बात है। चले गए जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया सर, और वो थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है मुझे लग रहा है वहां पर अभी फिलहाल। जैसे ही वो जुड़ते हैं बात करेंगे। और आपने आदरणीय हमारे MHRD मिनिस्टर साहब की बात की, अब जो शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो वो खुद भी एक आला दर्जे के साहित्यकार हैं, साहित्यकार कवि हैं, बिल्कुल कवि हैं। उनके बहुत सारी किताबें छपी हैं, उनका देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो उनको कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही कन्विंस है, बस उनको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल व्यस्तता हो रही होगी उनकी। तो उनको हम अगर थोड़ा सा याद दिलाएं तो वो निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। और आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि रोज बहुत सारी भाषाएं मर रही हैं पूरी दुनिया में। तो मैं आपको एक बड़ा रोचक गोविंद सिंह जी आए थे हमारे अभी 8-10 शो पहले। गोविंद जी आए थे, गोविंद सिंह जी जो कुमाऊं ओपन यूनिवर्सिटी में है, गोविंद सिंह जी है ना? जी जी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत आज से करीब 7-8 साल पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था कादम्बिनी में, उसमें उन्होंने बताया था कि भाषाओं को कैसे बचाया जाए, क्या प्रयास हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पहाड़ी गढ़वाली को लेकर कोई ऐसे प्रयास ज्यादा हुए नहीं, लेकिन होने चाहिए मुझे लगता है। जी रावत जी, अनीता जोशी कह रही हैं आपकी विद्यार्थी की रावत सर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हिंदी भाषा और साहित्य की शान है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। वो सुन नहीं पाए सर, मुझे लग रहा चलेगा। तो मैं आपको किस्सा सुना रहा था सर। हमारे एक और हमारे यहाँ भाषा है, जो भाषा लगभग मतलब अंतिम अपने दिन गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। थारूआट थारूओं का जो क्षेत्र है नेपाल से लगा हुआ, खटीमा इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मुझे एक बार वहाँ एक कार्यक्रम में एंकरिंग के लिए जाना था सर, और वो कार्यक्रम थारू संस्कृति पर आधारित था। तो मुझे वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कराया था, बड़ा कार्यक्रम था, तो मुझे उसमें एंकर के रूप में काम करना था। तो मुझे लगा थोड़ा तैयारी की जाए क्योंकि मैं थारूआट नहीं जानता था। तो मुझे लगा कि कुछ वहाँ के विशेषज्ञों से बात करके कुछ थारूआट के लाइंस, कुछ शब्द में सीख के जाऊं, ताकि उनको अपनापन सा लगे मेरे बोलने में। तो मैंने सर, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को जो थारू कम्युनिटी के थे उनको फोन करके पूछा, कुछ 3-4 लाइनें लिख के दी हिंदी में कि उसको थारूआट में हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो सबने सर हाथ खड़े कर दिया और एक दूसरे का नाम लिया। तो अंततः मैंने फिर जिनको फोन लगाया वो राणा थारू परिषद के महासचिव थे। मतलब उस संस्था के उनकी महासचिव थे वो, और शिक्षक ही थे, हमारे विभाग में थे। अब नाम लेना ठीक नहीं है। तो मैंने उनको फोन लगा के पूछा, फिर मैंने कहा सर वो जो थारू संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम है खटीमा में, मुझे उसका संचालन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3-4 वाक्य इनको आप थारूआट में मुझे बताएं, ताकि मैं वहां पर बोल सकूं उनको। तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें भी नहीं आता।
उन्होंने भी कह दिया जी मुझे तो आती नहीं थारू भाषा, तो अब तो हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोल। तो अब ये हिंदी भी बहुत सारी भाषाओं को निगल रही है। हाँ मेरी आवाज आ बिल्कुल रही ठीक। है? तो ये सर अब आवाज आ थरवाड़ जो है, थरवाट है, बोक्साड़ है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में थी वो अब अंतिम सांस से गिर रही है धीरे धीरे। अगर उनके लिए कुछ किया नहीं गया तो कुमाऊनी गढ़वाली भी वहीं पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल। या जौनसारी। आंध्रा की जी रावत जी। जी सर, जोशी सर की बात को आगे बढ़ाओ सर। जी 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 और सर ने कविता के रूप में बढ़ाएं तो ज्यादा मजा आएगा सर। भाषा काव्यात्मक रूप में बढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सर, जी जो सर ने जी भविष्य क्या है उत्तराखंड की भाषा का, तो उस पर थोड़ा सा बात रखना चाह रहा हूँ। तो और इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम नहीं भूलना पाए कि मानव संसाधन या शिक्षा मंत्री जी के पास भाषा का विभाग है, वो हमारे पास है। देखा जाए अगर हम अभी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जोशी सर की चिंता है, तो वो बहुत आत्मघात एक तरह से उत्तराखंड के लिए हुआ। और अचानक नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं सर इस स्तर से। गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक संस्था से जुड़ा हूँ। पहरू एक पत्रिका निकलती है हमारे अल्मोड़ा से, कुमाऊनी भाषा एवं प्रचार समिति के द्वारा, पहरू। तो वो लगातार हम 3 दिन इस साल हम ये कोरोना की वजह से नहीं कर पाए हैं, तो हम प्रत्येक वर्ष कुमाऊं हमारे उत्तराखंड के कोई न कोई मंत्री उसमें आते हैं और उन पर ज्ञापन दिए जाते हैं। हम भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री तक इसको बात है, कैबिनेट में भी नोट उसमें लग चुका है सर। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। इसी प्रकार से गढ़वाल में धाद एक संस्था है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो अनवरत प्रयास हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक भाषा के समाप्त होने है, अगर सबसे बड़ा उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो हम लोग हैं, और इससे पहले की पीढ़ी की। हम जो आज से 20 साल पहले के लोग हैं, संभवतः सबसे ज्यादा नुकसान अगर कर रखा है तो हम लोगों ने कर रखा है। और मुझे लगता है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बीच के ये सन 80 के बाद या 90 के बाद के दशक के, ये सबसे ज्यादा भाषा के दुश्मन कुमाऊनी गढ़वाली के हम पैदा हुए कि हम बच्चों से विमुख करते थे। और हम जैसे हिंदुस्तान की अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, हम भी अपनी भागते गए और उससे हम अपनी जड़ों से कट गए और फिर इधर के रहे। हमको दुनिया की तमाम भाषाओं को सीखना पड़ेगा, लेकिन अपनी जड़ें गहरी से मजबूती से पकड़े रखनी पड़ेंगी, तभी हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। मेरा ये मानना है सर। जी सर। लगातार हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं सर, और अल्मोड़ा से नीरज पंत जी कह रहे हैं कि आज हेमंता कहाँ रह गई। सबन का नमस्कार। तो हेमंता की तलाश में हम भी हैं, जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपको सूचित करेंगे कि हेमंता कहाँ है सर, क्योंकि वो रोज हमारा उनसे अनुरोध रहता है कि शो में जुड़े रहे हमारे साथ, लेकिन वो आज नहीं जुड़ पाए हैं इत्तेफाक से। तो हमें भी उनकी नराई लग रही है, याद आ रही है। मनीषा टिकादार जी कह रही है मुझसे कि हाँ हेमंता भी लुकाई डबल हो गए आजकल। उन्होंने आपके साथ शेयर न किया हो, अन्यथा वो वापस में अपनी भाषा में बात करते हैं। ये सुनील बिष्ट जी की आशंका है जो उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और मनीषा टिकादार जी कह रही है कि थारू लैंग्वेज सुनाइए, मुझसे कह रही है। तो मैं जब उन्हीं को नहीं आती तो मुझे कहाँ से आएगी। मैंने तो कोशिश की थी थोड़ा सा सीखने की, तो नहीं सीख पाया। तो कुंदन सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, क्योंकि 1 घंटा कार्यक्रम है और 1 घंटा 24 मिनट लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो हम आपकी एक प्रतिनिधि रचनाएं सुनते हैं सर, और कुमाऊनिया हिंदी जिसमें भी आप सुनाना चाहें, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरे तो सारे ही करीब हैं, वो तो हमें मालूम है। एक दो छोटी छोटी रचना सुना देता हूँ सर मैं आपको, आपके सम्मुख। जी जी। थोड़ी ये गजल के रूप में है, लेकिन मैं गजल गा के नहीं आपको इसी तरह से सुनाऊंगा वार्तालाप के अंदाज में। जी जी, स्वागत है। जिनको मुझे लगता है कि मुझे आपको आज के शो में सुनानी चाहिए थी। जी स्वागत। रास्ते खुले खुले से थे, रिश्ते घुले मिले से थे।
वाह रास्ते खुले खुले से थे, रिश्ते घुले मिले से थे, अब बस्ती घनी हो गई, बहुत तनातनी हो गई। हाय हाय, वाह अब बस्ती घनी क्या हो बात गई, है। बहुत तनातनी हो गई। थी क्या बात। वर्षों अदला बदली, अब कहा सुनी हो गई। थी वर्षों अदला बदली, अब कहा सुनी हो गई। अब मोहल्ले से मुलाकातें होती नहीं, गाड़ियां हो। अब मोहल्ले से मोहल्ले से मुलाकातें, मुलाकातें होती नहीं, गाड़ियां, मोहल्ले से मुलाकातें होती नहीं, गाड़ियां अपनी अपनी हो गई। हाँ क्या हाँ हाँ बात, हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छा। और आगे को खुला होते भल आंगन था तो सबका था, खुला आंगन जी था तो आवाज थोड़ा सबका कट रही था, सर। अब बंद बालकनी हो गई। सर खुला नेटवर्क की आंगन दिक्कत है था थोड़ा, तो मुझे लग सबका रहा था, अब बंद, है हम सुन नहीं पा रहे खुला सर। आंगन था सबका था। जी जी, खुला आंगन था सबका था, खुला आंगन था तो सबका था, फिर उसके बाद खुला आंगन था तो सबका था, अब बंद बालकनी हो गई। और दूर हो गई है वाह आंगन की तुलसी, गमला गमला नागफनी हो गई। क्या बात है। वाह वाह, दूर क्या हो बात है, गई क्या बात है। आंगन, दूर हो गई आंगन की तुलसी, गमला गमला नागफनी हो गई। और इसी के से वाह मिलता जुलता एक छोटा सा 4 लाइन और है। ऐसा कोई मंजर हो जाए, एहसास मेरे अंदर हो जाए। वाह ऐसा बहुत कोई मंजर हो जाए कि एहसास मेरे अंदर हो जाए। है कलम जो मोहब्बत की, वक्त पड़े तो खंजर हो जाए। ओह क्या ऐसा बात। कोई एहसास हो जाए, ऐसा कोई मंजर हो जाए कि एहसास मेरे अंदर हो जाए। है कलम जो मोहब्बत की, वक्त पड़े तो खंजर हो जाए। और गिरी जो बूंद मेरी आंखों से, तेरी आंखों में वो समंदर हो जाए। वाह बात कही है। गिरी क्या जो बात, बूंद क्या मेरी बात है। आंखों से, तेरी आंखों हाँ में समंदर हो जाए। और हारा है हर शख्स दिल से तेरे, जो जीता है वही सिकंदर हो जाए। लवली, क्या बात, हारा है, क्या बात। हारा है हर शख्स दिल से तेरे, जो जीता वही सिकंदर हो जाए। और आखिरी है बहुत कि झूठ बोल सच से ज्यादा बोल। वाह सब सुनिएगा, बहुत झूठ बोल सच से ज्यादा बोल, कि तू एक दिन हरिश्चंद्र हो जाए। दिख रही है। झूठ बोल सच से ज्यादा बोल, कि तू एक दिन हरिश्चंद्र हो जाए। यही छोटी सी पंक्ति थी। वाह, एक एक रचना है सर, मैं इसको आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, जो मुझे स्वागत। अच्छी लगती है। ये 2017 में मैंने लिखी थी। उल्लू बैठा है, उल्लू इसका है, उल्लू बैठा, हर शाख में उल्लू बैठा, कई लोगों ने लिखा है। हम रात को हाँ उल्लू दुष्यंत ढूंढ कुमार जी रहे ने, हैं। जी, हम दुष्यंत रात कुमार की को कविता है उल्लू, सर। जी हर शाख में उल्लू बैठा, दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। तो हम्म, उसी तरह से है। हम रात को उल्लू ढूंढ रहे हैं, यहाँ हर शाख में उल्लू बैठा है। गेहूं घुन और सांप की संगे, जब चाक को उल्लू बैठा है। नए सवेरे की क्या बात। आशा, नए नए सवेरे की आशा में रात का पर्दा उठता है। धुंधला धुंधला बीत गया दिन, जब ताक में उल्लू बैठा है। वाह जीने की तो चाहत थी, पर जीना मुश्किल हो गया। और भस्म हुई जीवन की ज्वाला, अब रात को उल्लू बैठा है। वाह जीने की तो चाहत थी, पर जीना मुश्किल हो गया। और भस्म हुई जीवन की ज्वाला, अब रात को उल्लू बैठा है। और मरने पर तो जमघट होगा। जब जिंदा होता है तो दवा जी पानी कुछ नहीं होती है, मरने के बाद तमाम लोग होते हैं। कि मरने पर तो जमघट होगा, और ढेरों दौलत आएगी। गौर फरमाइएगा वाह कि मरने पर तो जमघट होगा, ढेरों दौलत आएगी। जब मांग रहे थे चौखट पर, तब नाक में उल्लू बैठा है। जब मांग रहे क्या थे बात, क्या चौखट बात। पर, तब नाक में उल्लू बैठा है। और बस्ती बस्ती काम मांगने हाथ फैलाए दौड़े हैं। बस्ती वाह बस्ती काम मांगने हाथ फैलाए दौड़े हैं। अब दुनिया सारी छान के आए, अब खाक पे उल्लू बैठा है। दुनिया सारी छान क्या है। कितने बेबस हैं, अब खाक पे उल्लू बैठा है। खाक में उल्लू बैठा है। वाह अब कितने कितने, बेबस लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं। कितने बेबस वाह हैं जो आस आस लगाए बैठे हैं। और ठाट बाट के आसन में बिन फाक के उल्लू बैठा है। ठाट क्या बाट के बात है, क्या आसन में बिन बिन फाक के उल्लू बैठा है। और कितनी पीढ़ी निकल गई है उजले दिन की चाहत में। उजला दिन आप सब समझ रहे होंगे सर। जी अभी अभी आए नहीं, आ जाए तो
अभी आए नहीं। तो राखी में आए नहीं है। आने वाले हैं, 2024 में आएंगे सर, 2024 में आएंगे जी। चलो इंतजार करते हैं सर। कितनी पीढ़ी निकल गई जब उजले दिन की चाहत में, कितनी पीढ़ी निकल गई है उजले दिन की चाहत में, दिन उजले कैसे होंगे जब भाग में उल्लू बैठा है। दिन उजले कैसे होंगे जब भाग में उल्लू बैठा है। और आखिरी है सर इस कविता के लिए आपको देशद्रोही साबित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है सर, सावधान रहिएगा। जी, इसलिए ज्यादा प्रचार करना भी ठीक नहीं है सर। इसकी आखिरी लाइन है सर, इससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा आखिरी लाइनों से। स्वर्ग शरीखा सजा रखा था कुदरत ने कश्मीर, स्वर्ग शरीखा सजा रखा है कुदरत ने कश्मीर को, और चैन अमन कैसे आए जब पाक में उल्लू बैठा है। वाह वाह, चैन अमन कैसे आए जब पाक में उल्लू बैठा है। तो ये कुछ पंक्तियां थी सर, आपने सुनी। धन्यवाद। तो मतलब आपने साबित कर दिया इस कविता के माध्यम से कि भारत और पाक दोनों जगह उल्लू बैठे हुए। अब ये कमाल कर यार, कमाल। मैं कह नहीं सकता। धन्यवाद आपको जी, धन्यवाद सर, प्रणाम आपको जी। और फरीदा शौक जी भी देख रही है कश्मीर से सर इस कार्यक्रम को, उनका कमेंट आया है अभी। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम। मंजन गिरीश चंद्र जी और मंजू पांगती मन जी हैं, भागीरथ प्रसाद जी हैं, फिर से भावना अंथवाल जी, रामसेवक यादव जी हैं दिल्ली से, जागेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, राजस्थान से शिव बालरा भी जुड़े हुए हैं, और ये सारे लोग, सुनील बिष्ट जी हैं, सब लोग आपकी कविताओं के बिल्कुल एक तरह से फैन हो गए हैं सर, हम तो हो ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये क्या लिख रही है सर फरीदा शौक में, मगरूर क्या मुकर्रर फरमाया है, मुकर्रर फरमाया है जी, कह रही है कश्मीर से कि मुकर्रर फरमाया है आपने सर जी। आपकी आवाज कट रही है सर, अब हम आपके पास 2 मिनट बाद फिर से लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के इस तरफ हैं जोशी जी, उस तरफ आप होंगे। जब तक आपका हम उम्मीद करते हैं कि नेटवर्क ठीक हो जाएगा, तो मैं आज के सवाल का जवाब चाहूंगा जोशी सर से कि वो बताएं, फिर हम आपसे फिर रूबरू होते हैं सर। जी जोशी सर, आज का सवाल और उसका जवाब हम चाहेंगे। सवाल मैंने पढ़ दिया था, बहुत सारे आए हैं सर, बहुत सारे उत्तर आए हैं। अच्छा जी, इसका जो सही जवाब था, जो स्वर्गीय श्री सालिम अली जी ने जब कोशिश की और उनका कहना चाहिए बहुत उनका प्रयास था कि इस चिड़िया को, ये बहुत हैवी चिड़िया है जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। मैंने देखा था किसी ने, शायद शिवांगी पाठक जी ने उत्तर दिया और गीतिका जोशी जी ने भी उत्तर दिया था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इसका सही उत्तर है। वाह, तो शिवांगी पाठक जी ने शायद सबसे पहले उत्तर दिया। हाँ, और जो जनगणना अभी लास्ट में जो अभी काउंटिंग हुई थी, उसमें केवल 150 ये देखा गया, केवल 150 बर्ड्स बची हैं सिर्फ, मात्र। अच्छा, हाँ, तो बहुत प्रयास हो सकता था, बड़ी मतलब भया का घोंसला। इंजीनियर लोग, आर्किटेक्ट लोग सब इसको कहते हैं, लेकिन मयूर को फिर कहा, क्योंकि वो अंग्रेजी की गाली के बराबर था, वो बस्टर्ड शब्द था, आप एक हरफ को चेंज करें तो वो हो जाता है, इसलिए वो शायद फिर ये कारण रहा कमेटी के डिस्कशन में, हम इसको नहीं लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। धन्यवाद सर। तो लोगों, मित्रों, कई लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो आज आपको समझ में आया होगा कि नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर उस चिड़िया के नाम में बास्टर्ड नहीं होता तो वो आज राष्ट्रीय पक्षी होती। बस्टर्ड है, वो बास्टर्ड नहीं है, बस्टर्ड है, लेकिन वो कहा गया कि बार बार इसको जब रेफर किया जाएगा, दैट कंट्री हैज ए नेशनल बर्ड कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, वो ऐसे मजाक में भी हम कह देते हैं ना, जैसे कई मीम बन जाते हैं, कुछ
तो इसलिए वो बहुत सोचा विचारा गया, तो इसलिए फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, और मुझे लगा कि रजनीकांत शुक्ल जी को से उत्तर आना चाहिए था, लेकिन उनसे आया नहीं, जहां तक मैंने देखा था, क्योंकि मैं 7:15-18 पे जुड़ा था इस प्रोग्राम में। जी वो हम सब जानते हैं, सलीम अली जो थे वो बहुत ही सीधे, बहुत ही मतलब वेरी डाउन टू, और पक्षियों को लेके बहुत संजीदा। मैं उनके साथ 3-4 वॉक पे गया हूँ दिल्ली में, और मतलब अच्छा। इतने सॉफ्ट स्पोकन और इतने सहृदय आदमी थे। लेकिन आप बता सकते हैं किसका उत्तर सबसे सही, सबसे पहले उत्तर दिया हो? हाँ, मुझे लग रहा है शिवांगी पाठक ने दिया सर, मैं एक बार फिर से चेक करूंगा इसको। तो चंद्रकांत जोशी जी कह रहे हैं कि रजनीकांत शुक्ल जी ने भी, क्योंकि उत्तर देखते ही वो हाँ, अपने कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने दिया ज्ञान, सर, वो अभी पता लग आप जाएगा, देखिएगा पीछे जाके जिससे, देखेंगे सर, तो शो के बाद। वैसे ये जिम्मेदारी हालांकि उपाध्याय जी ने अपने ऊपर ली थी, लेकिन उपाध्याय जी शायद अभी शो में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। शो है, मुझे शो। उम्मीद है कि वो देख रहे होंगे, पैनी नजर होगी उनकी इस पर कि सबसे पहले किसने उत्तर दिया। और मंजुला पांडे जी कह रही हैं कि कुंदन सर को एक दिन फिर आमंत्रित करें तो कितना अच्छा हो। सर मैडम उनका नाम ही कुंदन है, तो वो तो उन्हें बुलाना ही पड़ेगा कभी न कभी, इतना तीखा लिखते हैं और इतने भोले दिखते हैं। उन्होंने सोन चिरैया दिया, कह रही है शिवांगी पाठक जी, कह रही हैं कि रजनीकांत शुक्ला जी ने सोन चिरैया उत्तर दिया है। ओ अच्छा, शिवांगी पाठक जी का तो उत्तर देखा था मैंने, उसके बाद हाँ, फिर 2 लोगों का। जोशी ने भी कहा जी कि दोनों ने। लेकिन चलो, तो अभी जब तक कुंदन सर, हाँ आ गए जी कुंदन सर, हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो कुंदन सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं शायद एडजस्ट कर माइक को। चलिए, वो अभी जब तक जुड़ते हैं तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल बड़ा खास एपिसोड है, और कल हम 149वें एपिसोड में होंगे लगातार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम 148 नॉट आउट हैं आज, कल 149 में होंगे। और कल हमारे साथ जो खास मेहमान इस शो में जुड़ेंगे, कल 9 नवंबर है, उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस भी है। कल हम 20 साल का हो जाएगा, उत्तराखंड युवा हो जाएगा। तो कल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के खास अवसर पर हमारे साथ होंगे श्रीनगर से प्रोफेसर डॉक्टर DR पुरोहित सर, जो अभी इस वक्त फिलहाल डेपुटेशन पर हिमाचल में है, शिमला में। और वो ज्ञान के सागर हैं, अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खासकर अगर लोक कलाओं की, लोक गाथाओं की, लोक वाद्यों की, लोक गीतों की हम बात कर रहे हैं गढ़वाल के संदर्भ में, तो उनका ज्ञान बहुत बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है और बहुत अद्भुत है। ढोल पर उनका बहुत अच्छा काम है, वो खुद भी बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। मैंने खुद उनके साथ रह के ढोल सुना हुआ है। और ये मतलब अपने कथित पद को, नाम को किनारे रख के वो जब ढोल हाथ में लेते हैं, सब तो लगता है कि कोई पारंपरिक ढोल बजा रहा है। वाह क्या बात। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इस तरह की उम्मीद लोग कम करते हैं कि वो ऐसा काम करें। ऐसे बिरले होते हैं। प्रभात उप्रेती जी थे, हमारे शेखर पाठक जी थे, या हमारे ये कल जो आ रहे हैं शो में डॉक्टर DR पुरोहित सर हैं। तो ये लोग सीखने सिखाने वाले लोग हैं। आपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को देखा ढोल बजाते हुए? जी, एक मुख्यमंत्री थे सर उड़ीसा के, वो तो अभी भी मंच में शो करता है। मैं अभी नाम उनका बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे। तो कमाल के लोग कलाकार हैं वो, कमाल के लोग। मैं भी नाम याद मुझे नहीं आ रहा है। और वो क्लियर हो गया था सर, विद्याचरण शुक्ल श्यामाचरण शुक्ल क्लियर हो गया था आपको, या भी डाउट है? आपने तो दिया था, लेकिन मैं अभी भी डाउट में हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई डाउट नहीं है, दोनों भाई थे। एक कमेंट भी आया था कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि श्यामाचरण शुक्ल जी थे, पिताजी थे, वो मध्य प्रदेश में थे। और उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम मैंने आपको भेजा था सर, आप देखिएगा, कुछ और नाम है उनके पिताजी का। वो दोनों भाई थे, दोनों अलग अलग पार्टियों में रह के पॉलिटिक्स करते थे। अच्छा। तो खैर, तो कल हम डॉक्टर DR पुरोहित जी से मुखातिब होंगे ठीक शाम 7 बजे। और कुंदन सर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं बागेश्वर में। शायद हो सकता है इस वक्त
शिवांगी जी नेटवर्क की कोई दिक्कत हो। ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं शिवांगी जी ने। जी शिवांगी जी ने पहले, धन्यवाद उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हाँ। काम में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और लगातार आपके सहयोग से, मार्गदर्शन से ये शो आगे बढ़ रहा है। तो प्रदीप कुमार जोशी जी का एक और कमेंट आया कि खजान दास उत्तराखंड से भी, हाँ खजान दास सर कैबिनेट मंत्री थे, वो भी ढोल बजाते हैं उत्तराखंड के। अच्छा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जोशी जी। हाँ। हाँ, तो लोकतंत्र की यही खूबी है सर कि मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरह का हो, वो अगर क्षमता रखता है, लोकप्रिय है, काबिलियत रखता है, जनता उसको प्यार करती है, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। ये लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री तो खैर बनते ही है सर, प्रधानमंत्री भी। और इस तरह के, ये एक लोकतंत्र की खूबी है। और ये बिल्कुल नवीन जोशी आचार्य जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री भी बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन नैथानी जी, सॉरी मंत्री प्रसाद नैथानी जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं। अच्छा ढोल बजाते हैं। जी रावत जी, स्वागत है आपका फिर से, अगर आप जुड़ गए हैं, सुन पा रहे हैं तो। जी सर, जी फिर से जुड़ गए हैं सर, धन्यवाद आपको। जी, तो हम सर कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, आपसे अनुमति लेना चाह रहे थे और हम अंतिम आपसे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे आज के शो के संदर्भ में। हालांकि जो हमारा सेंसेक्स है उसमें आपका जो है दर जो है आपके विकास की बहुत ऊपर पहुंच गई है। लोग कह रहे हैं दोबारा बुलाइए कुंदन रावत जी को। जी धन्यवाद सर, आपका स्नेह है। और आप में से बहुत से विद्वान लोग हैं जिनको मैं भी देखते आ रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, और आपसे मुलाकातें होंगी। तो आप कार्यक्रम के अंत में सर क्या कहना चाहेंगे? कोई कविता सुनाना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आप नहीं कह पाए अब तक? एक सर, अभी कुछ दिन पहले ही एक सुनाया था, जो स्कूलों की हमारी बच्चों की जो दशा हुई है अभी जी। उसमें आपको सुना दूंगा। एक तो एक हाइकू है, छोटी सी क्षणिका कुमाऊनी की, पहले उसको रख देता हूँ। ये इसमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार कई हैं, तो इसमें एक चाल शब्द है हमारे कुमाऊनी में, चाल। जी चाल का मतलब, एक तो चाल का मतलब चाल जो स्पीड है, गति, चाल वो है। दूसरा चाल का मतलब चालाकी है। और तीसरा चाल का हमारा आना जाना है, और उसका धीरे धीरे तेज चलना। और एक चाल का मतलब हमारे जो बिजली चमकती है, बादल चमकते हैं, गड़कते हैं जब बादल आसमान में, तो जब बिजली चमकती है उसको चाल चमकना कहते हैं। तो उसमें वो चाल शब्द को लेके मैंने छोटी क्षणिका लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा। अमूषिक अन्यार ताव बादोनक रात, चाल जे चमक जैसे जान किछु तेर चाल। अमूषिक अन्यार काव बादोनक रात, चाल जस चमक जैसे जान किछु तेरी चाल। मैं तो जाननेर भई तेरी सारी चाल, तो अन्यार पट्ट में तुको दूसर को चाल। क्या मैं तो जाननेर भई तेरी सारी चाल, तो अन्यार पट्ट में तुको दूसर को चाल। ये एक कुमाऊनी हाइकू, इसको आप कह सकते हैं, ये लिखा था। और बहुत अच्छा, कमाल यमक अलंकार बड़ा खूबसूरत, यमक अलंकार आपने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया सर, इसमें मजा आ गया। जी धन्यवाद सर। ऐसी कुमाऊनी में छोटी हाइकू लिखने का भी कई थोड़ी देर प्रयास करते हैं। जैसे कोई त्यार दगाड़ कोई म्यार दगाड़, सब पिनाव इक्का खड़ा। कोई त्यार दगाड़ कोई म्यार दगाड़, सब पिनाव इक्का खड़ा। आज यहाँ भो का टट्टू भड़क। आज यहाँ भो का भोवा टट्टू भड़क, भाड़े के टट्टू भड़क। जी, भाड़े के टट्टू। जी, टट्टू भड़क। न नाक न मुंह गंगलौड़ गाड़क, न नाक न मुंह गंगलौड़ गाड़क। नदी के पत्थर को गंगलोड़ा कहते हैं। तो न नाक न मुंह गंगलौड़ गाड़क, बखत पर काम न्यून मित्र टाड़क। टाड़ मतलब दूर। बखत पर काम न्यून मित्र टाड़क, और मैसला हड़की जनी कुकरा दाड़क। जब पागल कुत्ता दाड़ता है तो आदमी भी हड़की जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो मैसला हड़की जनी कुकरा दाड़क, और बोटा जाड़ गैल गैल मच मच झाड़क। पेड़ की जड़ गहरी होती है, झाड़ ऊपर ही ऊपर होता है, इस पर ये लिखा था। और बांसला चुचाट करनी बेटेम भाड़क।
तो पहाड़ के जो बल्लियां होती गार्डर वो भी बोलने लग जाते हैं। तो एक मौजूद में था। तो एक जो मैं कह रहा था कि बच्चे इस समय क्या है, तो इसमें बच्चे इस समय करके मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अभी अक्टूबर में। ये आज की आखिरी प्रस्तुति आपके समूह। बहुत बढ़िया। स्कूल से ओह, मुझे लग रहा है सर नेटवर्क फिर से गड़बड़ हो गया है बागेश्वर में, तो हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत कमाल। रजनीकांत शुक्ल जी ने एक बड़ा अच्छा वो दिया है, गुणावन को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं जी। ये कंफर्म कर दीजिएगा, मैं कंफर्म करता हूँ किसी से और फिर बताएंगे। जी जी। लेकिन वो सर उसको जो राष्ट्रीय पक्षी न बनाने के पीछे कारण तो मेरे ख्याल से गोडावण नहीं रहा होगा। नहीं, गुणावन नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल सवाल ठीक में है। मुख्य बात वही हाँ। थी कि नाम जो है जिस वजह से उसको राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया घोषित गया। किया गया, वो महत्वपूर्ण बात है, और वो शब्द अंग्रेजी का है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना कि जब हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहस चल रही थी, तो जी। आपको पता है कि ये जो दोनों की धुनें जो थी वो यूनाइटेड नेशंस में भेजी गई। अच्छा। और यूनाइटेड नेशंस से जवाब आया कि जनगण मन जो है उसकी धुन ज्यादा सरल है। और एक कारण ये भी रहा कि हमने जनगण मन को गान बनाया और वंदे मातरम को राष्ट्र गीत बनाया। धुन, आप तो नाम की चर्चा कर रहे हैं, नाम में क्या रखा है, धुन कैसे बनती है, धुन की धुन क्या रोल अदा किया। नहीं सर, वो कई बार ऐसा होता है, कारण कोई और होता है और बहाना कोई और बनाया जाता है। हाँ, बहाना कोई और। तो धुन तो बहाना रहा उसमें। हाँ, धुन उसमें बहाना रहा होगा, कारण वो कोई और था। हाँ, कारण कोई और था, हम सब जानते हैं। जी। तो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं गोडावण सोनचिरैया वर्सेस ग्रेट इंडियन मास्टर, मतलब शायद एक ही है, पर क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देखा जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रिलेवेंसी ये थी कि वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होने के कारण उसको जो है मोर की जगह नहीं मिल पाई। हाँ, मोर को तरजीह दी गई। बिल्कुल ठीक। जी जी। तो ये दिल मांगे मोर, और हम लेकिन रावत जी है ही नहीं, तो कहाँ से मांगे मोर। हाँ, तो हम कल शाम 7 बजे मिलते हैं प्रोफेसर DR पुरोहित सर के साथ। बहुत अद्भुत कल का एपिसोड होने वाला है। राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड का है। हाँ, आज का भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन नेटवर्क ने थोड़ा सा लास्ट में बेवफाई कर दी, दगा दे दिया, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो कल शाम 7 बजे मिलते हैं आप सबसे द टीचर शो के 149वें एपिसोड में। और अगर आप इससे पहले के सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि विविधा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और आज के जैसे रावत जी जैसे बहुत सारे विद्वान साथी शो में आए हैं पिछले दिनों, उनके ज्ञान का, उनके अनुभवों का लाभ उठाएं, और देखते रहें सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो द टीचर शो। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है।
हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है जारी है जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।